एक पैटर्न में मर्दों के बाल गिरते हैं। आपने देखा होगा कि एम पैटर्न बनता है उनका। आपके दिन में 100 बाल गिर रहे हैं, इट्स नॉर्मल। जब फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस आया है तो उस केस में हेयर फॉल थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। आजकल आपने बड़ा देखा होगा, लोग बालों के लिए बायोटीन खाते हैं। डज इट वर्क? यू शुड नॉट टेक इट। डॉक्टर ज़ैक, ये जो फिलर्स और बोटॉक्स का ट्रेंड है, अगर किसी का करेक्टली हुआ है ना, तो आपको शायद नज़र भी नहीं आएगा कि उसने किया हुआ है। मुझे लग रहा है कि मे बी यू हैव ऑल्सो गोन थ्रू दैट। आई हैव डन लिप फिलर, न्यूअर टेक्निक है, कोलेजन करके होता है, तो आई डिड दैट ऑल्सो। व्हाई डू यू थिंक कि लोगों को 40 साल की उम्र में 20 साल का लगना है? यू कैन बी 40 एंड यू कैन लुक गुड एट 40। ये जो ग्लूटाथायोन के इंजेक्शंस है, ये FDA से भी अप्रूव्ड नहीं है, फिर भी ये लोग यूज़ करते हैं एक वाइटनिंग इंजेक्शंस। और मैंने बहुत से डॉक्टर्स को खुद भी यूज़ करते हुए देखा है। जो आपका जेनेटिक कलर है, जो आपके माँ बाप से आपको मिला है या आपकी रेस से, आप उससे पीछे नहीं जा सकते, लेकिन हाँ, उसी कलर में रहते हुए यू कैन लुक ब्राइटर। अगर बोटॉक्स की बात करें, इट्स प्रोफाइलेक्टिक, इट्स प्रोटेक्टिव। अभी तो मैं एक्सप्रेशन दे रही हूँ तो रिंकल आ रहे हैं ना, फिर ये होगा कि नहीं भी दे रही तो रिंकल पड़े हुए हैं, वो चीज़ होने से आपको रोक लेगा। PCOS रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्टेरॉइड्स हैं, चिकन है, ये कितना स्किन पे इफेक्ट करती है और इससे कैसे बचा जा सकता है? अक्सर लोगों को हे फीवर होता है, एलर्जीज होती हैं, डस्ट एलर्जी होती है, या AC में आते हैं तो छींकें आती हैं। सनस्क्रीन ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए या सन ब्लॉक? सन ब्लॉक आइडियली कोई टर्म नहीं है, FDA उसको नहीं मानता। इवन सन ब्लॉक भी आपकी 98% जो UV रेडिएशन है उसको कम करता है, 2% फिर भी जा रही होती हैं। बिगेस्ट स्किन केयर रेड फ्लैग इन सैलून्स? You cannot do hydrofacial at salon. It's not something to play with. सिकरी है तो आपने ऑयल्स नहीं लगानी है। 3 चीज़ें, फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सन ब्लॉक, दैट्स अबाउट इट। What is slugging? How to identify your skin type of the head की और उसके बाद आपकी स्किन की, फेस की। ये सीरम्स, ये कब यूज़ करने चाहिए? ये सीरम्स में विटामिन C है, रेटिनॉल है। वर्स्ट स्किन केयर ट्रेंड यू हैव सीन ऑन सोशल मीडिया? जब माइक उठाया तो रिश्तों की बात होगी क्लियर। जी तो कैसा रिश्ता चाहिए आपको? चाहिए गोरी चिट्टी लड़की जिसकी टर्किश अदाएं, लड़का इकलौता घर का ऑडी शॉडी में जो आए, चाहिए मेडल उसका गोल्ड रोटी गोल भी बनाए, उसकी कोठी हो कनाल चाहे तीसरी ले आए, वो लाडला हो माँ का लेकिन माँ उसकी हो दूर, हमें लड़की नहीं चाहिए। चाहिए जन्नतों की हूर। हो गई सब उम्मीदें चकनाचूर। तो अब कंपैटिबिलिटी की बात कर लें। पहला सवाल मेरा जो कॉमनली जो मर्दों को फेस होता है वो दैट इज मेल बॉल्डनेस। यस। तो वो क्यों होती है और उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? जो मोस्ट कॉमन, वैसे तो एलोपीशिया बोलते हैं हेयर फॉल को मेडिसिन में, ठीक है। तो एलोपीशिया की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अ लॉट ऑफ डेफिनेशंस उनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कॉमन एक फॉर्म है जो कि कॉज की बेस पे डिफाइंड है, वो है एंड्रोजेनेटिक एलोपीशिया। ओके। एंड्रो का मतलब हॉर्मोन्स, राइट। जेनेटिक का मतलब आपकी मरूसी यानी जीन्स, राइट। और एलोपीशिया हेयर फॉल। तो दिस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बॉल्डनेस दैट हैपन्स इन मेल्स, जिसमें ये होता है कि आपके मैटरनल यानी मदर या फादर वाली साइड से आपको जीन्स ऐसे हैं कि आपके बाल गिरने हैं, या फिर बीइंग अ मेल आपका जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, दैट इज़ वेरी मच रेलिवेंट, कि वो आपकी जो फॉलिकल्स हैं उनके साथ जाके इस तरह से इंटरेक्ट कर रहा होता है कि एक पैटर्न में मर्दों के बाल गिरते हैं। आपने देखा होगा कि एम पैटर्न बनता है उनका, यानी टेम्पल से बाल जाते हैं और इस तरह ऐसे खाली होने लग जाती हैं साइड्स, क्राउन एरिया से चले जाते हैं, बीच में से स्कैल्प नज़र आना स्टार्ट हो जाती है, जो बाल हैं वो भी थिन हो जाता है, राइट। सो दीज आर द हॉलमार्क साइंस कि उनको एंड्रोजेनेटिक एलोपीशिया। देन देयर आर अदर, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन वन। अच्छा जाके इसमें ये लोग कहते हैं कि हर कोई सकिया सॉरी जी, कोई बात नहीं। तो उसमें कि मेल टेस्टोस्टेरोन जिनका हाई होता है उनकी बॉल्डनेस होती है। मीन लाइक आई हैव हेयर, आई मीन इट डजंट मीन माय टेस्टोस्टेरोन इज लो। I want to know कि what does it actually mean, right? No, it doesn't work like that कि मेरा टेस्टोस्टेरोन बहुत हाई है। ये मैंने सुना, मिथ है या you can rectify? हाँ, तो इसलिए मुझे बॉल्डनेस नहीं, ऐसा नहीं होता। एज आई टोल्ड, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, जेनेटिक्स बीइंग वेरी बिग वन। देन आपका DHT बेसिकली जो टेस्टोस्टेरोन की एक सेकेंड फॉर्म है, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरेक्शन विद द हेयर फॉलिकल, यानी बाल की जड़ के साथ वो इस तरह से इंटरेक्ट करता है। देन आपके कितने रिसेप्टर्स हैं और आपका हार्मोन उन रिसेप्टर्स पे कैसे कैसे जाके बाइंड हो रहा है, एंड देन आपकी बॉडी में उसकी वजह से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, राइट। तो इट रियली वेरीज पर्सन टू पर्सन।
ओके हो सकता है मैं अगर मेल हूँ और मेरे अंदर जो रिसेप्टर्स हैं वो डिफरेंट तरह से वर्क कर रहे हैं, आपके अंदर इनके अंदर किसी और डिफरेंट कर रहे हैं। तो अगर मुझे ज़्यादा बाल्डनेस हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा कोई टेस्टोस्टेरोन बहुत हाई हुआ पड़ा, इट मीन्स कि मेरी बॉडी ऐसी है कि वो उस हार्मोन को इस तरह से रिस्पॉन्स कर रही है कि मुझे एक जो मैनिफेस्टेशन है वो एक बाल्डनेस की फॉर्म में या पैच की फॉर्म में आ रही है। ओके तो इसमें जो जेनेटिक फैक्टर्स हैं उसके अलावा कुछ ऐसा है कि जिससे हम इस चीज़ को कंट्रोल कर सकें? और या ये सबके लिए अप्लाई होता है या कुछ लोगों का इनएविटेबल है कि होना ही होना है? आप इतना ज़रूर कर सकते हो कि आप उस प्रोसेस को डिले कर सकते हो, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को ज़्यादा ख़राब होने से रोक सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके जीन्स में ये चीज़ है कि आपने 25 के बाद बिल्कुल आपने ग्रेड 3 पे पहुंच जाना है, यानी आपका क्राउन एरिया भी खाली होना है और आपका फ्रंट से भी जाना है, एंड यूर बी लाइक के माड़े हालात हो जाएंगे। तो अगर आपकी न्यूट्रिशन काफ़ी अच्छी है, अगर आप करेक्ट हेयर केयर यूज़ कर रहे हैं, यानी इधर उधर की चीज़ें एक्सपेरिमेंटेशंस नहीं कर रहे, देन अगर आप टाइमली डॉक्टर के पास चले जाते हैं और उनसे कोई थोड़ा बहुत अपनी कोई स्प्रे ले लेते हैं, वो आपकी कुछ ब्लड वर्क करवा लेते हैं, उसमें हमें आइडिया हो जाता है कि जी विटामिन डी की डेफिशिएंसी तो नहीं है बेसिक। हेलो, आई एम अकलब, फाउंडर ऑफ रुखसत। रुखसत पाकिस्तान की पहली मैच मेकिंग एजेंसी है। हम किसी मैट्रिमोनियल ऐप की तरह काम नहीं कर रहे जहाँ पे आपका सारा डेटा पब्लिक होता है और नॉन सीरियस टाइप के लोग ही सिर्फ टाइम पास कर रहे होते हैं, और ना ही हम किसी ट्रेडिशनल मैरिज ब्यूरो की तरह काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको रिश्ता आंटी कल्चर से डील करना पड़ता है। रुखसत की अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट है। रुखसत में हमारी टीम ऑफ साइकोलॉजिस्ट आपकी रिक्वायरमेंट्स को अच्छे से समझती है और सिर्फ उनसे मिलाती है जो आपके लिए जेन्युइनली कंपैटिबल हों। तो अगर आप या आपका कोई जानने वाला लाइफ पार्टनर की तलाश में है तो अभी www.rukhsat.com पर फॉर्म सबमिट करें, हमारी टीम आपको खुद कांटेक्ट करेगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हम आपके लिए ऐसा कंटेंट लाते रहें जो आपकी पर्सनल और मैरिटल लाइफ दोनों में आपको हेल्प आउट करेगा। थैंक यू सो मच, एंजॉय योर शो। एक आयरन डेफिशिएंसी तो नहीं है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी तो नहीं है, या फिर एज आई टोल्ड के जो हार्मोनल जो चेंजेस हैं अगर उनमें कोई है तो वो उसको हम किसी तरह से बैलेंस में ले आएँ। तो अगर वो आप टाइमली कर लेते हो तो वही चीज़ जो आपको 25 में मैनिफेस्ट होनी थी और बहुत बुरे तरीके से होनी थी, उसको आप डिले करके मे बी 30-32 पे लेकर जा रहे हो। लेकिन होना है ऑफ कोर्स। Yes. Okay. I'm not saying कि everybody, if your genes are strong enough, you must have seen शाहरुख खान, right? तो उनके बड़े अच्छे बाल हैं बिकॉज उनके आप फादर को देखें, उनकी आप फैमिली में देखें तो दे हैड गुड हेयर। लेकिन अगेन वही होता है कि अगर आपकी फैमिली में अच्छा, हो सकता है आपको आ रहा हो, राइट? तो आप में कोई जीन ऐसा है जो मैनिफेस्ट हो रहा है, या फिर आपके अंदर कोई हार्मोनल चेंजेस ऐसे हैं या डेफिशिएंसीज ऐसी आ गई हैं जिसकी वजह से। अच्छा, अगर इस तरह का कुछ एक्सपीरियंस एलोपेशिया ये होने लग गया है, फील भी आ रहा है कि अच्छा मेरे हेयर फॉल होना स्टार्ट हो गया और स्पेसिफिक पैटर्न बन रहा है, व्हाट्स द फर्स्ट स्टेप हेयर रूटीन के लिहाज से भी और डाइट रिलेटेड भी, ये दोनों बताइएगा कि क्या करना चाहिए, हाउ टू प्रिवेंट। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि घबराना नहीं है। ठीक है, अगर आपके दिन में 100 बाल गिर रहे हैं, इवन 100-120 भी गिर रहे हैं, तो इट्स नॉर्मल, इट हैपन्स। ठीक है। दूसरी बात ये कि ये चीज़ वेरी करेगी सीज़न टू सीज़न। ठीक है, जैसे अभी ये ह्यूमिडिटी वाला सीज़न है तो अक्सर लोग अपना हेयर फॉल जो है वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं या फ्रिज एक्सपीरियंस कर रहे हैं, या बाल उतने अच्छे से मैनेज नहीं हो रहे, वो वाली चीज़ है। देन आपकी बालों की लेंथ और टेक्सचर पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल मेरा बाल लंबा है, किसी लड़कों के भी होते हैं, उन्होंने तोड़ा, उन्होंने उस बाल को रोल कर लिया, अब वो एक बड़ा सा वो गुच्छा बन गया, नाउ दे आर लाइक लुकिंग एट इट एंड दे आर पैनिकिंग कि ओ माय गॉड क्या हो गया। या किसी के करली बाल हैं तो वो ज़्यादा फील होंगे, वॉल्यूम में ज़्यादा फील होंगे, राइट? तो वो जो आपकी नॉर्मल शेडिंग है उसी को आप एबनॉर्मल अब समझी जा रहे हो, राइट? तो ये चीज़ भी देखना ज़रूरी है कि आपके बाल गिरने हैं। अब एक बाल बचपन में उगा है और आप कि इस दुनिया से जाने तक तो आपके सर पे नहीं रहेगा ना, वो उसने गिरना है इवेंचुअली। यस, डेफिनेटली, राइट? तो अगर वो गिर रहा है तो उसे घबराने। देन अगर बहुत ज़्यादा गिर रहा है, या फिर आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों में मेरी फैमिली में कुछ ऐसा हुआ है या मेरे साथ पर्सनली कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मुझे फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस आया है, तो उस केस में हेयर फॉल थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, राइट? अच्छा, स्ट्रेस की वजह से भी हेयर फॉल, एग्जाम चल रहे थे। अच्छा, ये मैंने वैसे सुना है कि ये स्ट्रेस की वजह से भी आपका हेयर फॉल होता है।
हाउ डज इट वर्क एक्चुअली, मतलब बॉडी में ऐसे इंटरनली क्या हो रहा होता है कि जिसकी वजह से सडनली स्ट्रेस लेने की वजह से यू स्टार्ट योर हेयर? यार आपके डिफरेंट हार्मोनल चेंजेस आते हैं, मेनली स्ट्रेस आएगा तो कॉर्टिसोल बढ़ेगा, ठीक है। कॉर्टिसोल क्या है, इट्स सच अ डिज़ास्ट्रस हार्मोन कि आपके वो सारे ऑर्गन्स पे बुरे तरीके से ही इफ़ेक्ट करेगा। फेस पे एक्नी आ जाएगी, वज़न बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, भूख लगना बंद हो जाएगी, जो कि एक स्ट्रेस की तो कहते हैं टेस्टोस्टेरोन भी लो हो जाता है, दैट इज अब उसके हिसाब से इनडायरेक्टली लॉस ऑफ लिबिडो आप कह सकते हो, राइट। तो देन आपके अगेन जो चीज़ें होंगी, बाल उससे गिरेंगे, राइट। वो आपके बालों के साथ भी या ग्रोथ के साइकिल के साथ, ग्रोथ की फेजेस होती हैं डिफरेंट, राइट, बाल की, तो उसके साथ वो इस तरह से इंटरेक्ट करेगा प्राइमरीली। देन सेकेंडरीली ये हो सकता है कि क्योंकि आप स्ट्रेस की वजह से खाना कम खा रहे हो तो आपको डेफिशिएंसीज हो रही हैं, प्रोटीन डेफिशिएंसी है, खाना ही नहीं खा रहे, डिहाइड्रेटेड हो, व्हाटएवर, जिसकी वजह से आपके बाल ऑब्वियसली ये स्किन जो है वो ख़राब हो रही है और बाल गिरना स्टार्ट हो गया, राइट। जैसे ही स्ट्रेस आपका मैनेज हो जाता है, फॉर एग्जांपल किसी के घर में किसी पेरेंट की डेथ हो गई, खुदा ना खास्ता, ये कुछ ऐसा हो गया, घर में लड़ाइयाँ चल रही हैं, एग्ज़ाम चल रहे हैं, जैसे ही वो चीज़ थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी, आपका स्ट्रेस फैक्टर चला गया, नाउ यू आर फाइन। इट इज़ कॉल्ड टिलोजिन इफ्लूवियम इन मेडिसिन, राइट। तो उसमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसमें भी अगेन वही है कि आप अपना स्ट्रेस मैनेज करो, थोड़ा सा डाइट वाइट बेहतर करो, लाइफ स्टाइल। डाइट में क्या बेहतर किया जाए? अगेन आयरन, लाइक टेक अ लॉट ऑफ कलेजी, कलेजी इट्स गुड, बोन ब्रॉथ, अली कलेजी कलेजी इज गुड, बोन ब्रॉथ इज गुड, ठीक है, स्किन के लिए, बालों के लिए। ऑब्वियसली ऊपर तरी बरी हटा के, ये नहीं कि घी खा के आप कोलेस्ट्रॉल बढ़ा लो। वो कलेजी में ऐसा क्या है कि वो आयरन है, आयरन बहुत ज़्यादा स्टोर्स है ना, उसके कहते ट्रेसेस ही होते हैं, मतलब इतना नॉट मच ऑफ एन आयरन इन कलेजी। ऑब्वियसली आपने सारा तो उसी से पूरा नहीं करना ना, यू आर टेकिंग सप्लीमेंट्स क्या ये वाकई इफेक्ट करते हैं हेयर ग्रोथ के लिहाज से? यस, अगर आपको डेफिशिएंसी है, आपने ब्लड वर्क करवाया है और आपने करेक्ट सप्लीमेंट लिया फॉर करेक्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम विद करेक्ट डोजेज अंडर द सुपरविजन ऑफ अ डॉक्टर, ठीक है, तो आपको आराम आएगा। बहुत कॉमन है, राइट, यू मस्ट हैव सीन इट। तो अब मुझे बताएं कि आपसे, चलें पूछते हैं कि आपको क्या लगता है कि इतना हमारा सूरज का एक्सपोजर है तो क्यों हमारे लोग कहते हैं ना सूरज से विटामिन डी मिलता है? नो आइडिया, नो आइडिया। एक तो हमारी डाइट ठीक नहीं है, जो डाइट की, क्योंकि सारा तो सूरज से नहीं ना ले लेना। हमारी जो एक अप्रोच है वो ये है कि ऑल और नन है, कि अब एक चीज़ मैंने कलेजी खाई है, कलेजी से ही मुझे सारा आयरन मिल जाए, सूरज है तो सूरज से सारा विटामिन डी, ऐसा नहीं हाँ, पूरा आ जाएगा, बिल्कुल। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि आपने सुबह का एक्सपोजर रखना होता है, सुबह जो 8 से लेके 10 AM तक, या शाम में जब सूरज की शुआएं थोड़ी कम, और उसमें भी आप पीठ वगैरह करके बैठ जाइए, फेस अपना कवर रखिए। ये नहीं कि दोपहर के 2 बजे आप धूप में साइकिल लेके अपनी ते ऐसे सन दे विच फिरन रहे हैं, ये नहीं करना होता आपने। तो दैट इज़ वाई। और उसमें भी एक कंटिन्यूस एक्सपोजर 20, 30, 40 मिनट्स का चाहिए होता है, तब आपको प्रॉपर एक रिक्वायरमेंट जो डेली है वो मिलती है विटामिन डी की। ओके। अच्छा, इसमें मतलब मैं इसको थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ। वो ये है कि एक तो आपने डाइट का अपना ख्याल रखना है, जिसके अंदर विटामिन, एक तो आयरन का और विटामिन डी, एनी अदर सप्लीमेंट्स विच यू फील, प्रोटीन्स अच्छे लें, खाना अच्छे से अच्छा खाएं, उसमें प्रोटीन की क्वांटिटी ज़रा ज़्यादा रखें। सप्लीमेंट अगर लेने हैं तो डॉक्टर की सुपरविजन में लें, क्योंकि यूजुअली आजकल आपने बड़ा देखा होगा लोग बालों के लिए बायोटिन खाते हैं, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट, बहुत ज़्यादा खाते हैं ना। डज इट वर्क? You should not take it. Okay, why? क्योंकि जब आप बहुत लंबे टाइम के लिए बायोटिन लेते हैं तो इट कैन लीड टू थायराइड डिसफंक्शन, ठीक है, जो हमारा गिल्लड़ होता है यहाँ पे, राइट, जो कि हमारे बेसिक जागना, उठना, सिरकेडियम, भूख लगना, फीमेल्स में पीरियड्स आना, ये वाली सारी वेट इनमें जो है वो करता है, तो वो डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि अगर आप बहुत लंबे टाइम के लिए बायोटिन लेते हैं तो उसकी वजह से आपकी जो एंजाइम्स हैं वो कुछ इस तरह से चेंज होती हैं कि खुदा ना खास्ता अगर आपको मायोकार्डियल यानी दिल का मसला हो गया, अटैक आ गया आम जुबान में, राइट, तो आपके कुछ टेस्ट करवाए जाते हैं इमरजेंसी में, ये देखने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि इस बंदे को अब ये दवाई देनी है तो इसकी ज़िंदगी बच जाएगी अटैक से, राइट।
तो वो एंजाइम्स को वो इस तरह से मनूवर कर देता है कि उनकी जो लेवल्स हैं वो प्रॉपर शो नहीं होते टेस्ट के ऊपर, उनको मास्क कर देता है। तो डॉक्टर क्या करेगा कि वो इनकरेक्ट डायग्नोसिस बना लेगा कि भाई इसके तो एंजाइम्स नहीं बढ़े हुए, शायद इसको ये दिल का अटैक नहीं आ रहा, इसको वैसे कुछ हो रहा होगा, राइट, जिसकी वजह से पीपल कैन डाई बिकॉज ऑफ मिस डायग्नोसिस, बिकॉज यू वर टेकिंग बायोटिन फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड यू डिड नॉट इन्फॉर्म योर डॉक्टर कि मैं ये ले रहा हूँ। तो कितना टाइम के लिए बायोटिन लेना सेफ नहीं है? लेना चाहिए, नहीं लेना Okay. चाहिए। ये तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, आपने तो क्वेश्चन मार्क ऐसे ही क्रॉस कर दिया। नहीं लेना चाहिए। आई एम गोना मे बी आई विल क्रिएट अ रील अबाउट इट आल्सो, हम बना देंगे ये। हाइपर वाइटामिनोसिस करके एक मेडिकल डायग्नोसिस होता है कि आपने बिना डॉक्टर की सुपरविजन में ये जो हमें ओवर द काउंटर चीज़ें मिल रही हैं और जो नहीं मिलनी चाहिए वो भी मिल रही हैं, बड़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ें भी मिल रही हैं, ये प्रैक्टिस की जा रही है, डजंट मीन कि इट्स करेक्ट। अच्छा, इसी तरह एक हाइप ना कोलेजन की भी है। वो भी कहते हैं कि ऐसा नहीं होता आपने कोलेजन खाई है तो अभी कोलेजन वो होने लगी। कोलेजन ऐसे आती नहीं कि सप्लीमेंट से कोलेजन आपकी ऐसा नहीं है कि मैदे में कोलेजन डाला तो अब उधर से निकल के सीधा आपके फेस पे चमड़ जाएगा, वो ऐसा नहीं हो सकता ना, पॉसिबल नहीं है। इट जस्ट गिव्स द सिग्नल टू योर बॉडी कि भाई कोलेजन बना लो थोड़ा सा, राइट। और वो बना लेती है फिर इस तरह सिग्नल से, मतलब मे बी इट विल, कोई इतना कॉन्क्रीट रिसर्च ऐसे क्वांटिटी नहीं है कि इतना, क्योंकि कोलेजन स्किन में नहीं है ना, बोन्स में भी है, लिगामेंट्स में भी है, जोड़ों में भी है। आपको हो सकता है वैसे वो थोड़ा सा एनर्जेटिक फील करा दे, राइट। तो मल्टीपल चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि आप कोलेजन पियेंगे पाउडर डाल के 3 महीने तो आपको कोलेजन बन गया आपकी स्किन। So for hair fall person, iron and the other supplement is vitamin D is enough. Yes, it's enough. Biotin वगैरह की इस तरह से। Again, अगर आप पहले कुछ ब्लड वर्कअप अपना करवा लें, फेरेटिन आयरन मेनली 3 टेस्ट करवा लें, अपने फेरेटिन आयरन के लेवल्स करवा लीजिए, अपने विटामिन D3 के लेवल्स करवा लीजिए। अगर B12 करवाना चाहते हैं गुड, नहीं तो विटामिन D3। देन आप अपने TFTs करवा लिए, यानी थायराइड जो फंक्शन टेस्ट हैं, T3, T4, TSH, ये 3 टेस्ट आप एटलीस्ट करवा लीजिए और उनको किसी से भी रीड करवा लें, किसी डॉक्टर से, या आपको खुद भी पता चल जाएगा कि इसमें इतनी प्रॉब्लम है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो है वो लें आयरन सप्लीमेंट या विटामिन डी। अच्छा, आपने थायराइड का जिक्र किया, मुझे बताइएगा जो PCOS रिलेटेड प्रॉब्लम है, PCOS ये बहुत कॉमन है, बड़ी प्रेवलेंट है और ये आजकल तकरीबन मेरे ख्याल बड़ी लार्ज पॉपुलेशन को है। पता नहीं स्टेरॉइड्स हैं, चिकन है, वट एवर, यू नो बेटर। अब मुझे गाइड कीजिएगा कि ये कितना स्किन पे इफेक्ट करती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, हाउ टू रेगुलेट आवर हेल्थ। एक बड़ी मज़े की चीज़ बताऊं, सबसे जो पहला स्टेप होता है ना कि जैसे सर में दर्द है पेनाडोल खा लो, ठीक है। पहला स्टेप ये होता है कि जब किसी फीमेल को PCOS डायग्नोस हुआ है ना, तो कोई भी उसका डॉक्टर है, चाहे वो उसका स्किन का डॉक्टर है, चाहे वो उसका ये जच्चा बच्चा जो गायनी वाले डॉक्टर है, वो उनको सबसे पहली चीज़ ये बोलेंगे कि अपनी डाइट ठीक कर लो, सोना जागना पानी टाइम पे पी लिया करो, सो टाइम पे जाया करो और अपना वेट लूज़ कर लो। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप जो कि वो लोग करेंगे तो शायद उनका मसला हल हो जाए सिर्फ इतने से ही। अगर आपका शुरू में है प्रॉब्लम, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं हालात, लेकिन अगर शुरू में है ना, अर्ली डायग्नोसिस हो गया, अच्छे से हो गया है, तो इतना ही कर लो, 2 महीने 3 महीने, यू विल बी फाइन, ठीक है। आप इसको मैनेज कर सकते हो बिकॉज इट इज़ अ हार्मोनल प्रॉब्लम, ठीक है। तो वो आप उसको सुबह उठ के करेक्ट नहीं कर सकते। इट्स जस्ट लाइक डायबिटीज़ कि आप सुबह उठ के ये नहीं कह सकते आज मेरी डायबिटीज़ क्योर हो गई है, ठीक है। यू कैन मैनेज लाइफस्टाइल चेंजेस, यस, इट्स लाइफस्टाइल। आप नहीं करो चीज़ें, आपकी डायबिटीज़ आपको कुछ नहीं कहेगी। सेम वे में आप PCOS को भी मैनेज रखो अपने लाइफस्टाइल से, अपने डाइट से, एक्सरसाइज से, यू विल बी फाइन। यू डोंट नीड टू टेक मेडिसिन। अब लोगों का क्या होता है कि उनका होता है कि हमने डायग्नोसिस करा लिया, अब हमें डॉक्टर ने एक साशे दे दिया है, अब हम वो साशे पिएंगे 3 दिन, उससे हमने टेस्ट करवाए, 3 महीने सॉरी, उससे हमने टेस्ट करवाए, हमारे जो हार्मोन्स है वो ठीक आ गए, वापस से तली हुई चीज़ें खाने लग जाते हैं, ठीक है। वापस से मिठा खा के ऐसे ख़राब कर लेते हैं, फिर हार्मोन ख़राब हो जाएंगे। अच्छा, कुछ लोगों को क्योंकि ओबेसिटी नहीं होती तो उनको लगता है कि शायद हम लोग ज़ाहिर है हमें तो इसका कोई मसला ही नहीं, हमारी तो इंसुलिन बहुत आला किस्म का काम कर रही है और हम तो पता नहीं हमें तो कोई PCOS का इशू कोई डाइट की वजह से तो नहीं हो सकता। अगेन हाँ, क्योंकि इस तरह जो ये वाले लोग आते हैं ना, उनका मेनली जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, उनका ये नहीं होता कि हमारा वेट नहीं है, बिकॉज वेट उनका यूजुअली होता है, उनको ये होता है कि मुझे पीरियड इरेगुलरिटीज़ नहीं है, कि मेरे तो टाइम पे मंथली पीरियड्स आते हैं, तो आई एम वेरी मच फाइन, तो मुझे तो इशू नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप जब PCOS डायग्नोस करते हैं तो आप इस बेस पे डायग्नोस नहीं कर सकते। इसका एक प्रॉपर क्राइटेरिया होता है जिसको रॉटरडम क्राइटेरिया बोलते हैं, जिसमें आपने बड़ी सारी चीज़ें देखनी होती हैं, कोई 10-15 के जिनको आप मैच करते हो कि इतने में से इतने आ रहे हैं तो शी इज़
हैज़ PCOS या इसको नहीं है। तो उसमें आपके क्लिनिकल सिम्टम्स भी होते हैं, आपके ब्लड टेस्ट भी होते हैं, आपके अल्ट्रासाउंड्स भी होते हैं, Right, ठीक है। तो right. सबको आपने सबको देखना है। एवेल्युएट करके करना है, ऑफ कोर्स। ये नहीं है कि बस डेफिनेटली एक चीज़ मुझे पता है, हाँ। मेरे तो पीरियड्स ठीक है और मुझे तो कुछ नहीं हो सकता और मैंने नहीं हटना, सो ऑफ कोर्स, दैट इज़ नॉट द वे टू गो। राइट। अच्छा, बेस्ट स्किन के लिए, ठीक है, डाइट रिलेटेड, क्योंकि आप काफ़ी इसको इन्फोर्स कर रही हैं, विच इज़ अ Yes. वेरी गुड थिंग। आई Yes. थिंक अ डॉक्टर इज टेलिंग अस कि एक न्यूट्रिशन का सब्जेक्ट यूजुअली होता है कि लोग इस चीज़ को ना अवॉइड करते हैं। वो कहते हैं बस हाँ ठीक है हमारे पास आ गया ना, मतलब समटाइम्स ऐसा भी होगा कि किसी को बुखार है, किसी डॉक्टर के पास चला जाए तो उन्होंने पैराडॉल से ही उन्होंने क्योर करना है, हालांकि दैट इज़ नॉट अ क्योर, ऑफ कोर्स। Yes. जनरली यू It's नीड a टू बिल्ड symptomatic इम्यूनिटी। relief. एग्जैक्टली। Yes. तो वो डॉक्टर्स तो लिख के देते हैं मेडिसिन, उनको नहीं बताना आपको बेटा ये ख़त्म करो, ये करो, आपको पूरा जी। पूरा साल बुखार नहीं होगा, जी। इम्यूनिटी बेहतर करो। जी। बट आप उस चीज़ को कंसिडर कर रही हैं, तो आई वॉन्ट टू नो कि क्या बेस्ट स्किन के लिए व्हाट शुड बी द राइट डाइट। ठीक है। अच्छा, ऐसा है कि ये मेरे पेशेंट्स भी पूछते हैं मुझसे, Okay. क्योंकि मैं न्यूट्रिशन की फील्ड में से नहीं हूँ तो मैं एक आपको प्रॉपर डाइट चार्ट नहीं बना सकती। Definitely, उसके लिए हाँ। ऑब्वियसली आई एम नॉट लाइसेंस्ड इनफ, लेकिन सिंपल चीज़ें, बहुत सिंपल, पानी 3 से 4 लीटर पी लो, ठीक है। 3 से 4 लीटर, 3 से 4 लीटर, अनलेस कि 12 आपको, to 13 ग्लासेस। अब ग्लास Almost, के साइज हाँ। पे भी तो डिपेंड करता हाँ है। ये भी, अच्छा छोटे 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 Okay. ग्लासेस पी लो जो Right. नॉर्मल होते हैं, Right. तो वो। और अगर ऑब्वियसली आपको कोई किडनी डिजीज़ या किस तरह से अनलेस एडवाइस किया गया। सेकंड, आप क्लीन घर का खाना खाइए, ठीक है। Right. हम सबको पता है कि अगर एक सालन है उसमें इतनी इतनी ऊपर तैर रही है, तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इनको भी पता है कि वो ख़राब ही है, ठीक है। अब हम उसको डिनाई करें तो वो एक अलग बात है। सिंपल घर में जो सालन पक रहा है, रोटी पक रही है, दाल पक रहे हैं, चावल पक रहे हैं, हमारी बड़ी अच्छी डाइट है जो हमारी एक पाकिस्तानी डाइट है, उसको आप फॉलो कीजिए। टाइम पे खा लीजिए, जैसे हमारे ओल्ड एजेस में होता था कि सुबह जल्दी उठते थे, नाश्ता टाइम पे होता था, दोपहर का खाना, देन रात को अपना मगरिब के टाइम पे खा पी के सो जाते थे 8-9 बजे। ठीक तो है। बड़ी अच्छी रूटीन चल रही थी, राइट। चीज़ें भी ठीक थी, बेहतर चल रही थी, हमसे तो बेहतर ही चल रही थी ना। Sure. तो आप भी सेम वो चीज़ें रेप्लिकेट करने का थोड़ा सा ट्राई कर लो, राइट। 9 बजे नहीं सो सकते, चलो 10-11 बजे सो जाओ, खाना थोड़ा सा जल्दी खा लो ताकि वो हज़म वज़म हो जाए, आपकी नींद डिस्टर्ब ना हो। और खाने के अंदर सिंपल मीठा अवॉइड कर लें, ठीक है। डेयरी अवॉइड कर लें। अच्छा, डेयरी का कहते हैं, व्हाई इज दैट? या डेयरी में बेसिकली एक तो गाय भैंस जो है वो दूध दे रही है, तो उसके अपने जो हार्मोन्स हैं, चाहे उसको नहीं भी टीके लगाए या व्हाटएवर, वो वाली जो एक डिबेट है कि उसके अपने तो हार्मोन्स जैसे फीमेल्स के मिल्क में आते हैं, इसी तरह हर जो स्पीशीज़ है उसकी जो फीमेल का मिल्क है उसमें आते हैं उनके अपने हार्मोन्स, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है, आई एम नॉट सेइंग कि कोई कहे कि मैं तो दूध पीता हूँ मुझे तो एक्नी नहीं होती, ठीक है। आपको नहीं होती होगी, आपकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा हार्मोन पहले ही चले गए आपकी बॉडी टॉलरेट कर पा रही होगी, राइट। लेकिन बहुत सारे लोग हैं कि दे हैव ऑयली एक्नी प्रोन स्किन, दे हैव हार्मोनली सेंसिटिव स्किन, तो वो जब वो चीज़ें लेते हैं और बहुत ज़्यादा मिकदार में लेते हैं, ऐसा भी नहीं कि बैलेंस में लेते हैं, सुबह 1 गिलास दूध, रात को 1 गिलास दूध, बीच में खीर, दबा दही, के, पता नहीं क्या, तो मतलब इतना जब आप ले रहे हो तो डेफिनेटली उसमें एक फ़ैट और वो वाली चीज़ें तो जा ही रही हैं, बैलेंस डाइट नहीं बन रही उससे। और सेकेंडली वो हार्मोन्स भी आपकी बॉडी में जा रहे हैं, वो आपके साथ जिस तरह इंटरेक्ट कर रहे हैं, दे आर गिविंग यू इन्फ्लेमेशन, एक्नी और रेडनेस, रोजेशिया। यू मस्ट हैव सीन अ लॉट ऑफ कंजेशन और रेडनेस ऑन स्किन ऑफ द पीपल, तो वो उससे हो जाती है। डेयरी थोड़ा सा कम कर लो, आई एम नॉट सेइंग कि बंद कर दो, कम कर लो, दही खा लो, दूध की बजाय दही खा लो, दही अच्छा, एटलीस्ट। दही में क्यों कंपैरेटिवली उससे? बिकॉज एक तो ये फर्मेंटेड है, हाँ, ठीक है, okay. तो उसमें थोड़े से हेल्दी गट बैक्टीरियाज हैं, वो अब बैक्टीरिया हैं वो आपकी गट को भी थोड़ा सा करेंगे हेल्प। और ऑब्वियसली दही भी उतना एडवाइजेबल नहीं है, लेकिन दूध की निस्बत अगर हम कहें तो आप दही चलो खा लो और प्रॉपर एक ऐसे छोटा कप ले लो बस। राइट। अच्छा, गट हेल्थ भी कितनी इंपॉर्टेंट है फॉर द हेल्दी स्किन? आई थिंक वेरी मच इम्पॉर्टेंट। गट को हम सेकेंड ब्रेन बोलते हैं, ओके, ऑफ कोर्स। ठीक है। तो आपकी अगर आपकी गट हेल्दी है तभी आप पूरे के पूरे हेल्दी हैं, नॉट ओनली स्किन, ठीक है। स्किन तो आपकी ख़राब चलो होगी सो होगी, लेकिन आपकी बाकी चीज़ें भी ख़राब हैं, आप उठ नहीं पा रहे हैं, आपको थकावट बड़ी जल्दी हो जाती है, लड़कियां बेहोश हो रही हैं सीढ़ियाँ चढ़ते हुए, बच्ची बेहोश हो गई है, ड्रिपें लगवानी पड़ रही हैं, लड़के भी कमज़ोर। दिस इज़ वाई इज़ इट हैपनिंग? बिकॉज आप नहीं है आपका अंदर का सिस्टम ठीक ना, तो तभी हो रहा है आपके साथ। और दूसरी बात ये कि आपके जो माइक्रो बैक्टीरिया हैं, आपका जो अंदर का
एक पूरा इन्वायरमेंट है, इकोसिस्टम है, इसी तरह से हमारी गट के अंदर रहते हैं. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे नीड टू बी हेल्दी फॉर अस टू बी हेल्दी एंड फॉर अस टू हैव, अगर गुड स्किन की बात करें, फॉर अस टू हैव गुड स्किन वी नीड टू हैव गुड गट. तो मतलब लस्सी, दही, कांजी कर सकते हैं. अच्छा, वैसे बड़ी पॉपुलर ड्रिंक है. मैंने वैसे नहीं देखी यहाँ पे बनते हुए, लोग नहीं बनाते वैसे. इट्स फर्मेंटेड ड्रिंक. जो भी चीज़ फर्मेंटेड है उसमें थोड़े से हेल्दी बैक्टीरिया. यहाँ पे मैं एक शाउट आउट देना चाहूँगा, फिट लाइक फरा, शी इज ऑन द इंस्टाग्राम, यू गाइस कैन ऑर्डर डायरेक्टली. बड़ी फिजी और बहुत open karo, it's a very fresh feeling. Can I get it? Of course, I'll directly I'll try make it you contact with her. and Yes. then I'll be like maybe if I like It's really it. good. They actually उन्होंने वो पूरा वो बड़ी एक इंडी सा बिजनेस रन करती हैं. हम उसकी उनकी एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, लेकिन she is actually very diet conscious and she is around 60 और उनको देख के लगता है वो शायद कोई 30s में ही है. Honestly, yes. अरे वाह, और योगा एंड एवरीथिंग, वेरी वेरी फिट. अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि सनस्क्रीन और सन ब्लॉक, Yes. ठीक है, एक तो इसका थोड़ा सा डिफरेंस बता के हमें बताइएगा कि क्या यूजुअली रिकमेंडेड है, सनस्क्रीन ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए या सन ब्लॉक? देखिए, सन ब्लॉक आइडियली कोई टर्म नहीं है, ठीक है. FDA उसको नहीं मानता कि आप सन ब्लॉक कहिए किसी भी चीज़ को, ठीक है, क्योंकि सन ब्लॉक से ये मीनिंग ट्रांसफ़र हो रहा है कि सूरज ब्लॉक कर दिया, ठीक है, जो आप नहीं कर सकते, ब्लॉक नहीं कर सकते. इवन सन ब्लॉक भी आपकी 98% जो यूवी रेडिएशन है उसको कम करता है, 2% फिर भी जा रही होती हैं अगर आप प्रॉपर अमाउंट में अप्लाई कर रहे हो. मान लें आपने आर्मर ना पहना हो बड़ा, ओके, तब भी जा रही होती हैं. अंदर अभी हम बैठे में बहुत सारी लाइट्स लगी हुई हैं, राइट. हम फ़ोन यूज़ करते हैं, हमारे घर में खिड़कियाँ तो होंगी, हम किसी गुफा में घुस के तो नहीं रहते ना, तो खिड़की से धूप आ रही है, इनडायरेक्ट भी सनलाइट, इनडायरेक्ट भी आ रही है, तो वो वाली सारी चीज़. तो सन ब्लॉक जो है बेसिकली आपकी 98% यूवी रेडिएशन से आपको प्रोटेक्ट करता है और जो सनस्क्रीन है वो तकरीबन 90% से करती है, ठीक है. सेकेंड बात ये आगे फ़िल्टर्स का फ़र्क होता है. जो सन ब्लॉक है उसमें जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, जो हमारी सनस्क्रीन है उसमें कुछ डिफरेंट फ़िल्टर्स होते हैं, जैसे ऑक्टोक्राइलिन है, वो बेंजोन है, ऑक्सीबेंजोन है, होमोसेलेट है, ये सिलिकॉन्स, इस तरह वाली चीज़ें आ जाती हैं. तो दीज आर द फिल्टर्स जो कि हमें सन से बचाते हैं, ठीक है. इनका फ़र्क है. अब जो सन ब्लॉक है बेसिकली, क्योंकि उसमें वो फिज़िकल बैरियर आप उसको बोल सकते हो, ठीक है, फिज़िकल सनस्क्रीन्स जिनको बोलते हैं, दे आर एक्चुअली सन ब्लॉक्स, राइट. तो क्योंकि वो लेयर बना के आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है. तो आपने अक्सर क्रिकेटर्स को देखा होगा जब वो मैच खेल रहे होते हैं तो उन्होंने लिप्स के ऊपर एक बड़ा वाइट सा लगाया हुआ होता है, वाइट किए होते हैं अपने लिप्स, राइट. तो दैट इज़ एक्चुअली सन ब्लॉक, क्योंकि वो बहुत टाइम तक उसमें जिंक ऑक्साइड होता है उसमें, ठीक है. तो वो क्योंकि लेयर से आपकी स्किन को लेयर बना के प्रोटेक्ट करता है, तो दैट इज़ वाई वो एक वाइट लेयर आ जाती है फेस के ऊपर, विच इज़ नॉट एस्थेटिकली एंड कॉस्मेटिकली वेरी प्लीजिंग, ठीक है. अब ऐसे लगा के आप या मैं बैठे हुए हम कैमरा पे तो नहीं, या इन जनरल, हालांकि वो इफेक्टिव रहती है, वैसे वो इफेक्टिव रहती है. बच्चों के लिए सन ब्लॉक ज़्यादा रिकमेंड किए जाते हैं क्योंकि सेंसिटिव होते हैं. मिलास्मा के जो पेशेंट हैं, छाइयाँ, उनके लिए सन ब्लॉक ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं. जो सेंसिटिव स्किन वाले लोग हैं, जिनको बहुत ज़्यादा चीज़ें सूट नहीं करती हैं, फ्रेगरेंसेस, चीज़ें ऐसे मल्टीपल वो नहीं सूट करती, दे शुड अप्लाई सन ब्लॉक इन कंपैरिजन टू सनस्क्रीन. लेकिन फिर वो बात है कि वो मेकअप के साथ उतना शायद अच्छा ना लगे, तो देन पीपल शिफ्ट टू सनस्क्रीन्स विच आर मोर एस्थेटिकली प्लीजिंग, स्किन पे बड़े अच्छे से जाते हैं. देन दे ऐड सम सिलिकॉन्स, तो वो प्राइमर वाला इफेक्ट भी दे देते हैं. फीमेल्स में उनका मेकअप बड़े अच्छे से अप्लाई हो जाता है. दे आर ऑल्सो गुड, बट व्हाट इज द करेक्ट यूज़, कैसे उसको यूज अप्लाई कैसे करना चाहिए? हमने अप्लाई तो कर दिया और वो उसको एज इन लाइक होता है ना कि वॉश करना है, वॉश करके एंड देन कहते हैं कोई 20 मिनट्स पहले आपने शायद निकलने से पहले. जी, अगर आप सनस्क्रीन लगा रहे हैं तो आइडियली उसको आपको 15-20 मिनट पहले लगा लेना चाहिए, सो दैट इट गेट्स एक्टिव, ठीक है. एंड देन यू एक्सपोज योरसेल्फ टू द सन. डायरेक्टली अगर जाएंगे तो उतनी में वो कहते हैं कि एक्टिव नहीं होता, बट चलो लगा लो. लेकिन जो सन ब्लॉक है वो एक्टिव हो जाता है फौरी, वो आप लगा लिया करें. एंड सेकेंड ये कि अगर आपके जितने भी एक्सपोज्ड एरियाज़ हैं, फेस हैं, कान है, गर्दन है, बाजू हैं, पैर हैं, ठीक है, या आप अगर चेस्ट एरिया आपका जो भी आपका एक्सपोज्ड एरियाज़ हैं उन पे आप सन ब्लॉक लगाएंगे. राइट. हमारी जो सोसाइटी है उसमें मेनली फेस और नेक एक्सपोज होता है अक्सर, तभी तो फ़र्क भी जी बिल्कुल बड़ा विजिबल फ़र्क होता है. तो उस ब्लैक एंड वाइट का फीलिंग आ रही होगी बिल्कुल. तो उस केस में फिर ये है कि आप 2 फिंगर रूल रखिए,
ठीक है। अच्छा। आपने ऐसे ट्यूब लेनी है और उसको स्क्वीज करना है 2 फिंगर्स के ठीक है, ऊपर, ठीक है। okay. और वो दैट इज़ इनफ फॉर योर फेस। आइडियली ये कहा जाता है अगर नेक पे लगाना है तो 3rd फिंगर भी लगाइए, वरना हमारे लोग 2 फिंगर भी नहीं लगाते। देर लाइक मुक जाऊगा, सन ब्लॉक तो ख़त्म हो जाऊगा, इतने पैसे लग जाएंगे, फिर वापस लइए, इतना सा मिलता है, इसको आप कह रही हैं हर 6 घंटे बाद भी लगाएं तो ये तो हमारा 10 दिन भी नहीं चलना, राइट। तो इस तरह वाली चीज़ें होती हैं। तो आई ऑलवेज टेल कि आप जो पैसा अगर आपने खर्च करना है, क्योंकि एवेंचुअली तो फिर होगा, ठीक है। अगर आपने नहीं लगाया तो आपको एजिंग हो गई या आपको छाइयाँ पड़ गई या खुदा ना खास्ता कुछ भी ऐसा हो गया, तो आपने कभी ना कभी तो या तो आप पार्लर्स पे जाके पैसे खर्च करेंगे, उधर से फिर अपना फेस ख़राब ही कराएंगे, या फिर आप डॉक्टर के पास जाके उनकी फ़ीस भरेंगे, उनको पैसे देंगे। ऐसे तो नहीं आप रह सकते, राइट। तो वो जो आप पैसे बचा रहे हैं वो कहीं ना कहीं लगने ही हैं, और उसमें फिर ये भी गारंटी नहीं है कि वो पूरी तरह ठीक हो जाएगी वो चीज़, right? तो इसलिए बेहतर है कि वो कहते हैं ना इलाज से परहेज़ बेहतर है, तो परहेज़ कर लें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। राइट। अच्छा, व्हाट इज स्लगिंग? ये बड़ा हाइप्ड है इसकी भी, कि बड़ा मॉइस्चराइजिंग टेक्निक है, कोई ट्रेंड देखा है आपने? ट्रेंड देखा है, तो ट्राई नहीं किया? नहीं, ट्राई नहीं किया, अभी भी मॉइस्चराइजर नहीं लगाया मैंने। नहीं, यू शुड एक्चुअली, ऑफ कोर्स। अच्छा, तो अब स्लगिंग, यार एक तो ये भी एक चीज़ आ गई है ना कि जो भी चीज़ हमारे कैमरा पे अच्छी दिखती है और हमें पता है कि इट कैन ग्रैब द अटेंशन ऑफ द व्यूअर विद इन फर्स्ट 3 सेकेंड्स, तो हम वो चीज़ करने भी लग जाते हैं, फिर एक नहीं किया दूसरे ने कर लिया। तो वैसलीन बेसिकली लोग लगाते हैं चमचे भर भर के अपने मुंह के ऊपर। फॉरेन जो क्रिएटर्स हैं वो ज़रा ज़्यादा कर रहे हैं ऐसे, फिर पाकिस्तानी या बाकी लोग भी उसको कॉपी करते हैं। तो वैसलीन वही हमारी जो दादियों नानियों के हमें पड़ी थी, जिसको हम लिफ्ट नहीं कराते थे, और अब उसको हम बड़ा कोई मिरेकल इंग्रेडिएंट समझ रहे हैं। ऑल्दो इट्स अ वेरी गुड इंग्रेडिएंट, इट्स इमोलिएंट, ठीक है। तो वो करता क्या है कि जब आप उसको अपने फेस पे या किसी भी बॉडी पार्ट पे आप लगा देते हैं तो आपका जो मॉइस्चर है ना वो बेसिकली लूज़ हो रहा होता है एवरी सेकेंड। अभी भी हम बैठे हुए तो हमारी स्किन में से मॉइस्चर लूज़ हो रहा है इन्वायरमेंट में, दैट्स वाई मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए, ठीक है। तो जब आप इमोलिएंट ऊपर लगा लेते हैं, जैसे कि वैसलीन, पेट्रोलेटम बोलते हैं इसको, तो वो क्या करता है, उस मॉइस्चर को लूज़ होने से रोक देता है। तो जो हाइड्रेशन है वो आपकी स्किन की उसके अंदर ही रहेगी, ठीक है। तो जो आपके एक्स्ट्रा ड्राई एरियाज़ हैं वो कम ड्राई होंगे अगर आप रात को एक लेयर लगा के सो जाते हैं। बट ओवर डूइंग एनीथिंग, इवन अच्छी चीज़ की भी ज़्यादती ही है। वैसे ये सेफ है जनरली, एज इन लाइक इट्स सेफ, लेकिन डोंट अप्लाई अ लॉट। यस, अप्लाई ऑन द लिप्स में भी, अप्लाई ऑन द अंडर आइज जो आपके ज़्यादा थिन एरिया, हाइड्रेशन के लिए, ओवरऑल हाइड्रेशन के लिए। कोहनियाँ ड्राई हो रही हैं, पैर ड्राई हो रही हैं, एड़ियाँ फट रही हैं, लगा लें। ओके। अच्छा, डॉक्टर ज़ैक, ये जो फिलर्स और बोटॉक्स का ट्रेंड है, ये तो खैर, और अब तो ट्रेंड से भी थोड़ा सा आगे निकल चुका है, अब तो लोग इसको बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस भी आ रही है। अच्छा, ठीक है, नहीं आई अभी तक वैसे नहीं। अच्छा, यू थिंक, व्हाट डू यू पर्सनली वांट, आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? I don't want anything, but I don't think कि बड़ी एक्सेप्टेंस आ गई। अच्छा, राइट। People still think it's surgery, और ये तो फेस को ख़राब ही कर देगी, एंड दे ओनली सी द पीपल जिनके फेस ख़राब ही हैं, और उनको एज अ एग्ज़ाम्पल लेके तो लोग अपना एक माइंडसेट बना लेते हैं। लेकिन ऑब्वियसली दोनों ही पर्सपेक्टिव हैं इसके बारे में। हाँ, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ओवरडू किया है, लेकिन हम सिर्फ उन्हीं को देखते हैं जिन्होंने ओवरडू किया है, ठीक है, तो उन्हीं का नज़र आता है। लेकिन अगर किसी का करेक्टली हुआ है ना, तो आपको शायद नज़र भी नहीं आएगा कि उसने किया हुआ है। हाँ, अच्छा, वैसे नहीं, लेकिन सिमिलर एक फीलिंग, मतलब पता नहीं, शायद आई एम बायस्ड मे बी, कि आती है। आई मीन लाइक करंटली शायद मुझे लग रहा है कि मे बी यू हैव ऑल्सो गोन थ्रू दैट। आई हैव डन लिप फिलर, एंड नॉट ओनली लिप फिलर बट लाइक अभी एक न्यूअर टेक्निक है, कोलेजन करके होता है। तो उसमें आपका जो बेसिकली फिल नहीं किया जाता उसको अलग से, उसमें फिर माइग्रेशन और वो वाली चीज़ें होती हैं। तो कोलेजन आपका आपकी स्किन का अपना ही जो स्ट्रक्चर है उसको मॉडिफाई कर देता है। तो इट्स अ न्यूअर थिंग, इट स्टेज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। फिलर्स वगैरह से ज़्यादा सेफ है। तो आई डिड दैट ऑल्सो, बट आई डिड नॉट डू एनीथिंग एल्स राइट नाउ। मुझे बोटॉक्स भी नहीं है। यू कैन सी मेरे माथे पे रिंकल्स आ रहे हैं प्रॉपरली। आई कैन मूव माई फेस। माथे पे रिंकल्स नहीं आ रहे, आगे ना ये भी आ रहे हैं। तो अच्छा, वैसे ये जो सेम मतलब फिलर्स, बोटॉक्स, उसमें फिर एंटी एजिंग का जो ओवरऑल आजकल सीरम्स हैं या मे बी प्रोसीजर्स हैं,
वाई डू यू थिंक कि लोगों को 40 साल की उम्र में 20 साल का लगना है? आई मीन लाइक 40 के हो गए हो, इट शुड लुक, यू शुड, यू आर अर्निंग द एज, आई मीन लाइक इट शुड लुक लाइक यू आर 40 मे बी, एंड इवन इफ यू लुक जेनेटिकली मे बी यंगर तो इट्स फाइन. तो डू यू थिंक कि ये इनसिक्योरिटी इंस्टिल होती है हर इंसान के अंदर कि आप अपनी सेल्फ जो है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे करंट टाइम के लिहाज से, लाइक यू सेड लिव इन द मोमेंट, सो दे वांट टू लिव इन द पास्ट. ठीक है, तो वो बताइएगा. अगेन अगर आपके पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है. ठीक है, जो मेरे पास यूजुअली पेशेंट्स आते हैं, मे बी दे आर इन्फॉर्म्ड या उन्होंने मेरा ही कोई कंटेंट देखा या किसी और को कंज्यूम किया, तो दे आर लाइक कि हमें 20 का नहीं लगना. ठीक है, हाँ कुछ होते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि हर बंदा ऐसा है. दे आर लाइक कि हमें 20 का नहीं लगना. नहीं, हमें अपनी एज पे, अब देखिए ना, यू कैन बी 40 एंड यू कैन लुक गुड एट 40. Yeah, of course. यू डोंट नीड टू बी लाइक कि आपके रिंकल्स पड़े ही होंगे और आपका ऐसे छाइयाँ और फ्रैकल्स पड़े ही होंगे या एक्नी के स्कार्स होंगे ही होंगे तो तभी आपने लाइफ जी है या तभी आपने. इफ़ यू वांट टू एम्ब्रेस इट, आई मीन kudos to you, you want to do it, you go for it. लेकिन अगर आपका एक ये है कि I want to have good skin, ठीक है, एट 40 भी मेरे रिंकल्स थोड़े कम लगे, मेरी स्किन थोड़ी सी बेहतर लगे, मैं कैमरा पे अच्छा लगूँ, अपने आप को सुबह उठ के शीशे में देखूँ तो ऐसा ना लगे कि फेस लटक गया, सैगी हो गया. दे जस्ट वांट दैट, दे वांट गुड स्किन, तो व्हाई नॉट. देखिए फिर उसमें हंगर फॉर मोर वो रहती भी है ना, एज लाइक अब फिर ये जो ग्लूटाथायोन के इंजेक्शंस है, ग्लूटाथाइन है क्या है? ग्लूटाथायोन ही है. क्या ग्लूटाथायोन? तो ये FDA से भी अप्रूव्ड नहीं है जी. फिर भी ये लोग यूज़ करते हैं एक वाइटनिंग इंजेक्शंस, और मैंने बहुत से डॉक्टर्स को खुद भी यूज़ करते हुए देखा है, और वो लोगों के भी वो प्रोसीजर्स कर रहे हैं. तो इसको कैसे देखते हैं कि डेफिनेटली ठीक है आप अच्छा दिखना चाहते हो, बट ऑफ कोर्स एक नेचुरल प्रोसेस भी होता है, एक पुश to have the glow on your skin. That is a very different than comparative. So what's your take on that? माई टेक इज़ अगेन, अगर आप उसको ये सोच के कर रहे हो कि मैंने अपना रंग चेंज करना है, और अगर आपका कभी कोई इंटरेक्शन होता है मेरे पेशेंट के साथ जिसको मैंने कंसल्ट किया, ठीक है, तो यू वुड नेवर सी कि मैंने उनको, वो कभी नहीं कहेंगे कि मैंने उनको ये कहा है कि आपको ग्लूटाथायोन की ड्रिप लग जाएगी, अब तो आप गोरे हो जाएंगे और आपका तो जी पता नहीं, मतलब आप ऐसे तमन्ना भाटिया या कुछ ऐसे बन जाएंगे. नो, आपका जो शेड है वो आपका वही रहना है. ठीक है, आप अपने जो जीन्स है, जो आपका जेनेटिक कलर है, जो आपके माँ बाप से आपको मिला है या आपकी रेस से, आप उससे पीछे नहीं जा सकते. लेकिन हाँ, उसी कलर में रहते हुए यू कैन लुक ब्राइटर एंड योर स्किन कैन हैव दैट हाइड्रेशन एंड ल्यूमिनोसिटी, फ्रेश लुक आ रही है, फ्रेशनेस. जैसे अब आपने बताया कि आप ही ने कहा कि फेस जो है वो हमारा अलग है, पेट अलग है, थाइज अलग है. तो अगर थाइज पे हमारा कलर अच्छा है और वही कलर हम चाह रहे हैं कि पूरी बॉडी पे हो, आप ऐसे अलग अलग घुटने टखने सब अलग ना लगे, यू वांट टू हैव दैट इवन कलर, तो व्हाई नॉट. तो इसके कोई साइड इफेक्ट्स हैं? क्योंकि देखिए FDA ने वरना फॉर अ रीज़न अभी तक अप्रूवल नहीं आया. अगर तो कोई साइड इफेक्ट्स ना हो तो व्हाई दे आर हेजिटेटिंग? देखिए, FDA इज़ अथॉरिटी फॉर US. ठीक है, FDA से आई एम नॉट डिमीनिंग और एनीथिंग, ठीक है, लेकिन FDA से अप्रूवल आने का मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ गलत है इसलिए नहीं अप्रूवल है. इट्स जस्ट कि वो बहुत, उनकी अभी भी वही पॉलिसीज़ चल रही हैं जो उनके 1990s में चल रही थी. ठीक है, उनके सन ब्लॉक भी वो चीज़ें अपडेट नहीं हुई, बाकी दुनिया में हो रही हैं. कोरिया में जो चीज़ें प्रैक्टिस हो रही हैं वो भी अभी तक जो सेफ़ मानी गई हैं कोरिया के FDA से, रशिया में, एवरीवेयर, वो भी उन्होंने अभी तक उसको रिव्यू नहीं किया. क्रेडिबिलिटी या ओवरऑल उस पिक्चर के लिहाज से, क्रेडिबिलिटी के हिसाब से. बट अगर हम ये कहें कि उसके साइड इफ़ेक्ट ही नहीं होते, कोई भी लगा ले, तो ये भी स्टेटमेंट गलत होगी. अगर हम ये कहें, एक जनरलाइज कर दें कि इसके तो बड़े साइड इफ़ेक्ट होते हैं और आपको तो पता नहीं क्या हो जाएगा, मतलब बार्टर सिस्टम है, थोड़ा सा गेन आपको मिलता है तो थोड़ा सा लॉस भी है. नहीं, लॉस नहीं है. अगर आप करेक्ट कैंडिडेट को करेक्ट टाइम पे करेक्ट डोजेज में करेक्ट टाइम गैप के साथ लगा रहे हैं एंड फॉर करेक्ट रीज़न, आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं आएंगे. आप लाइसेंस डॉक्टर के अंडर लगवाइए, ठीक है, अपने टेस्ट करवाइए पहले से प्रॉपर, बीच में, शुरू में, एंड में, ताकि पूरी मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन है. आपको पहले इशू नहीं था, आपको बीच में इशू नहीं था, आपको बाद में इशू नहीं था, आपके 3 महीने लगाने के बाद भी कोई इशू नहीं था लिवर किडनी से रिलेटेड. तो डॉक्टर जैक जी, वैसे फिलर्स और बोटॉक्स ऑफ कोर्स वो कोई ये नहीं है कि वन टाइम आपने कराया तो ख़त्म हो गया. ऑफ कोर्स 6 months 1 year में उसका इफेक्ट ख़त्म हो जाता है. तो इट मीन्स यू आर गोइंग टू प्रोसीजर अगेन एंड अगेन. और लाइकवाइज मे बी ग्लूटाथायोन का भी ये सीन है कि अगर आप उसको नहीं कंटिन्यू कर रहे तो इट्स नॉट गोइंग टू गिव यू दैट नेचुरल फीलिंग एनी मोर. आपको जाना पड़ेगा. तो इट्स लाइक अ सब्सक्रिप्शन फॉर
हेल्थ और मे बी स्किन हेल्थ या मे बी सुपरफिशियलिटी के लिहाज से आप अपीयरेंस कर गए, क्योंकि अगर तो मैंने नेचुरली प्रोसेस अडॉप्ट किया है और मैं ख्याल भी रख रहा हूँ, तब भी इट विल गो बैक टू द नॉर्मल विच आई एम। तो वो फिर वहाँ पे फिर वो चीज़ें क्वेश्चन मार्क में चली जाती हैं कि अब क्या करें। इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि जैसे हम स्किन केयर अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हमने डेली लगानी है, खाना है हमने डेली खाना है। अब हम ये तो नहीं कर सकते कि हमने एक बार 20,000 का खाना खा लिया, अब तो हम खाना नहीं खाएंगे हफ्ता, क्योंकि हमने तो इतने पैसे लगा दिए, राइट। तो वी कैन ऑल्सो सी इट लाइक दैट, ठीक है। लेकिन अगर मैं आई ऑलवेज टेल दिस टू माई पेशेंट्स ऑल्सो कि अगर आपके पास जो आप चीज़ कंसिस्टेंटली कर सकते हो ना, आप सिर्फ उसी के लिए ऑप्ट करो। और इसीलिए कंसल्टेशन होती है। कंसल्टेशन का मतलब ये नहीं होता कि पेशेंट को पुश करना कोई भी चीज़ या उसको कोई चीज़ करने के लिए ना करने के लिए कहना। उसका मकसद ये होता है कि उसको ऑब्जर्व करना, उसको क्लिनिकली वो सब डायग्नोज करना, एग्जामिन करना, बट ऑल्सो कि उसको करेक्ट चीज़ बताना कि आपके टाइम, अफोर्डेबिलिटी, एज, कोमॉर्बिडिटीज़ के हिसाब से ये चीज़ें आप करें। अगर आप इतना कर सकते हो ना कि आप डेली सिर्फ सनस्क्रीन लगा सकते हो, आप नहीं और चीज़ें कर सकते, आपके पास टाइम नहीं है, अफोर्डेबिलिटी नहीं है, या आप नहीं करना चाह रहे, तो सिर्फ डेली सनस्क्रीन लगाइए कंसिस्टेंसी के साथ। आपको कोई, आई नेवर से, और मैं बहुत सारे पेशेंट, मेरी असिस्टेंट बैठी है, यू कैन आस्क हर, कि मैं बहुत सारे पेशेंट को वापस भेजती हूँ, क्योंकि मुझे वो ये कहते हैं कि अब हमारा एक ही दफ़ा में होगा ना, तो हम तो वापस नहीं आ सकते बिकॉज हम आउट ऑफ सिटी से हैं या हम आउट ऑफ कंट्री से हैं, तो हम कैसे आएंगे। तो आई ऑलवेज से कि मैं फिर आपका प्रोसीजर नहीं करूँगी, ठीक है, फिर आप वहाँ जाके करवाओ जहाँ पे आप कंटिन्यू कर सकते हो, या फिर आप नहीं करवाओ क्योंकि आप नहीं कर सकते, आपके वो पैसे भी ज़ाया, टाइम भी ज़ाया, मे बी शायद वो और ज़्यादा जो नॉर्मल से भी शायद वो ज़्यादा, तो खैर क्या ही होना है, ज़्यादा नहीं होता। अच्छा। जो करेक्ट चीज़ कर रहे हो, तो ये मिथ मैं आपका भी तोड़ दूँ कि आपको एक लगता है कि ज़्यादा कुछ हो जाएगा, ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा, पता लगे बैक टू नॉर्मल से भी एक स्टेप नीचे। ऐसा नहीं हो सकता। अगर बोटॉक्स की बात करें, इट्स प्रोफाइलेक्टिक, इट्स प्रोटेक्टिव, ठीक है। आपके जो स्टैटिक रिंकल्स बने हैं, यानी अभी तो मैं एक्सप्रेशन दे रही हूँ तो रिंकल आ रहे हैं ना, फिर ये होगा कि नहीं भी दे रही तो रिंकल पड़े हुए हैं, ठीक है, तो वो चीज़ होने से आपको रोक लेगा अगर आपने प्रोफाइलेक्टिक बोटॉक्स लगाया, क्योंकि आपने मसल एक्टिविटी को वहीं पे थोड़ा सा कम कर दिया था। तो इट्स गुड थिंग। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको खराबी हो जाएगी अगर आपने खराब डॉक्टर से नहीं लगाया, खराब तरीके से नहीं लगाया। बड़ा जरूरी है इसमें डॉक्टर का। लोग क्या कहते हैं, समटाइम एक्सपीरियंस वाले भी फ्रेश होते हैं, लोग उनसे भी प्रोसीजर वगैरह करवाते हैं। ऐसे ही, अब वो हर फील्ड में है। हाँ, वो तो हर फील्ड में, ऑफ कोर्स, ऑब्वियसली। लेकिन वही बात है कि सडनली मैं एक दिन उठा हूँ और मैं एज बैक कर चुका हूँ 20 साल बाद, 20 साल वापस चला गया, ठीक है, तो मेरा दिमाग यहाँ से वैसे ही छत पे जा लगेगा, मतलब हो सकता है, कुछ भी ऐसे, बिकॉज नेचुरल तो नहीं है, सडनली एक मैजिकल पावर ही है। बट ऑफ कोर्स अगर आप कर रहे हैं उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप ये प्रोसीजर करते भी हो ना, तो आप 20 साल के नहीं लग सकते, नहीं लग सकते, मैं जस्ट सेइंग थोड़ा सा आप नहीं लगोगे। अच्छा, शैम्पू बाय करते हुए कौन सी मिस्टेक्स हैं जो लोग यूजुअली करते हैं, और मुझे आज तक यही नहीं समझ आता कितनी देर के लिए अप्लाई रखना है इसको, फिर कंडीशनर को कैसे यूज़ करना है। बंदा पड़ता है उनके ऊपर वो, लेकिन सही से समझ नहीं आती, हर शैम्पू वाले ने थोड़ा सा ट्विस्ट करके लिखा होता है। तो एग्जैक्टली शैम्पू कैसे यूज़ करते हैं और कौन सी मिस्टेक्स हैं, या पिक करते हुए भी शैम्पू को वो क्या चीज़ देखनी चाहिए कि दिस इज़ द राइट वन एंड विल वर्क बेस्ट फॉर माई हेयर हेल्थ। सबसे पहला जो ये मिथ है ना कि हमने सल्फेट फ्री शैम्पू लेना है, बड़ा होता है, सल्फेट फ्री शैम्पू है ये तो बहुत, मैं तो सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करता हूँ, अब तो मुझे कुछ नहीं हो सकता, आई एम प्रोटेक्टेड, वर्ल्ड पीस हो जाएगा अब तो। लेकिन ऐसा नहीं होता, यू डोंट नीड सल्फेट फ्री, हर बंदे को नहीं ज़रूरत होती, वो ज़रूरी होते हैं आपका स्कैल्प को क्लीन करने के लिए। अगर उनको डाला गया है और अप्रूव्ड है, वो इतना यूज़ किए जा रहे हैं, तो उनको किसी वजह से डाला गया होगा, राइट। और जस्ट लाइक स्किन केयर, आपकी जो स्कैल्प है दैट इज़ ऑल्सो स्किन, ठीक है, वो भी ऑयली होती है, उसमें भी दाने आते हैं, उसमें भी डैंड्रफ आती है, सब कुछ होता है उसके अंदर भी, तो उसको भी आपने साफ़ रखना है, क्लीन रखना है, वो एक पर्पज़ है शैम्पू के होने का। देन जैसे आपकी स्किन की टाइप्स होती हैं, ऐसे आपकी स्कैल्प की स्किन की भी टाइप्स होती हैं। इट कैन बी ड्राई, इट कैन बी ऑयली, इट कैन बी कॉम्बिनेशन, उसमें कोई फंगस लगा हो सकता है, उसमें बैक्टीरिया हो सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर देखना होता है। सिंपल, अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो आप कुछ एनागेन, प्रोगेन, इस तरह के इंग्रेडिएंट्स, अनियन एक्सट्रैक्ट, इस तरह के इंग्रेडिएंट्स देख सकते हो, जो कि पाकिस्तानी जो लोकली मेड जो शैम्पूज़ हैं उनमें बड़े अच्छे तरीके से आ रहे हैं और बड़े अफोर्डेबल रेंज में आ रहे हैं। सजेस्ट करते हैं एक तो, चलें मार्केटिंग की सही, आप बता दें। एना ग्रो है जन फार्म का, दैट इज़ रियली नाइस, बहुत लोगों को बड़े अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। देन फोटोनिक जो
फार्मा हेल्थ के हैं मेरे ख्याल, फोटोनिक टार, फोटोनिक SH, फोटोनिक मैक्स, दीज आर रियली गुड रेंजेस जिनका मुझे पता है. देन थर्ड इज़ कोनाज, कीटोकोनाजोल. ठीक है. यूजुअली रेड सा है कोनाज के, आपने देखा होगा, वो डैंड्रफ के लिए यूज़ किया जाता है यूजुअली, बट इट्स एंटी एंड्रोजेनेटिक, जो मैंने एलोपेशिया आपके साथ डिस्कस किया था मेल्स में, जो बहुत कॉमन पैटर्न होता है, इवन PCOS वाली फीमेल्स में भी. तो वो जो कीटोकोनाजोल है, जो कि एंटी फंगल है, यानी डैंड्रफ को कंट्रोल करता है, लेकिन वो साथ ही साथ आपके एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है. इट्स प्रूवन. ठीक है. तो वो उसमें ज़रूरी नहीं है कि उस शैम्पू को सिर्फ जिसने डैंड्रफ है उसी ने लगाना है. अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है, यू कैन यूज़ कोनास, वो आप यूज़ करें. बट फिर मसला ये होता है कि जब आप बहुत टाइम तक रिपीटेटिवली, अब हो सकता है तो आप डेली वॉश कर रहे हो, तो आपको बाल ड्राई होने लग जाते हैं, क्योंकि उनमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा. ठीक है. तो वो उनका काम है प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ये नहीं कि बाल लशी ऐसा आपके लगे. अब वो जो ड्राइनेस है उसकी वजह आपको लगता है जो तो शैम्पू ख़राब है, ये तो मेरे बालों को फ्रीजी हो गए है, राइट. तो उस केस में फिर ज़रूरी है कि आप कंडीशनर यूज़ कीजिए. ठीक है. क्योंकि वो जो आप स्ट्रिप ऑफ कर रहे हो अपने ऑयल्स को धो के, वो उसको किसी तरह से मॉइस्चर को अंदर वापस भी तो डालना है ना शाफ्ट्स के अंदर, ताकि वो ठीक है. और कंडीशनर कौन से अच्छे? कंडीशनर डव के ठीक है. अगर वो नहीं यूज़ करना है तो पाकिस्तानी में विंसे एक अच्छा ब्रांड है, उसमें कैरेटीन का एक पूरी रेंज है मेरे ख्याल में. उसमें वो शैम्पू कैरेटीन का भी कहते हैं कि बाकी बालों में डायरेक्ट कैरेटीन चला जाता है, स्कैल्प में, और वो स्कैल्प में नहीं जाता लेकिन बाल में जाता है. क्योंकि बाल कैरेटीन से बने होते हैं. और हमारी जो शाफ्ट है वो ऐसे ऐसे उसमें से कैरेटीन टूट जाता है. अच्छा. ज़्यादा, और उससे हम बाहर से अप्लाई करें तो इट वर्क्स टू सम एक्सटेंट. नहीं, रिपेयर मुझे बताएं. नहीं, आप कंटिन्यूस एक, फिर उसमें अगेन वही बात है कि इट्स नॉट कि वन थिंग कि मैंने लगा लिया अब मेरा कैराटीन बन गया. इट डजंट वर्क लाइक दैट. आने अंदर से भी प्रोटीन खाने हैं तो ही आपको अंदर से लगेंगे. अच्छा, सिंपल लोगों के लिए, मतलब एक शैम्पू में आपने ये बताया है कि ठीक है, आप जिस तरह स्किन टाइप होती है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि स्कैल्प क्या टाइप है आपकी, और उसके अकॉर्डिंग आपने शैम्पूज़ जो 2-3 बताए हैं वो बताएं. हाउ टू आइडेंटिफाई योर स्किन टाइप ऑफ द हेयर, ज़ाहिर हेड की, और उसके बाद आपकी स्किन की, फेस की. वो टी बोन और फलाना, वो इजी लैंग्वेज में बताइएगा ताकि हर कोई उसके मुताबिक फिर जाके अपना प्रोडक्ट बाय कर सके कि मेरी कॉम्बिनेशन है, ड्राई है, नॉर्मल है, क्या है. ठीक है. पहले स्कैल्प की बात कर लेते हैं. अगर स्कैल्प में आप हेड वॉश किया और आपको अगले 2-3-4 घंटे में अपनी रूट्स जो हैं वो ऑयली लग रही हैं, ठीक है, तो दैट मीन्स कि आपकी ऑयली स्कैल्प टाइप है. देन इट ऑल्सो हैपन्स इन पीपल जो कि ज़्यादा वर्कआउट करते हैं या उनका काम ऐसा है कि उनको बाहर जाना, स्वेट करते हैं बहुत ज़्यादा, तो उन केसेस में भी उनकी स्कैल्प जो है वो डर्टी हो जाती है. तो उसको आपने ऑलमोस्ट डेली या फिर ऑल्टरनेट डेज पे आपको क्लीन करना पड़ेगा. समटाइम्स स्कैल्प ऐसी होती है कि वो काफ़ी दिन तक आपके बाल जो हैं वो नहीं होते रूट्स ऑयली, और उल्टा जो है वो जैसे स्किन आपको ड्राई, खिंचाव और वो चीज़ें फील होती हैं, वो भी है. देन एक बीच में सिनेरियो होता है जिसमें डैंड्रफ होती है आपको. ठीक है. तो आपको लगता है मेरी स्कैल्प ड्राई है, इसीलिए तो मुझे डैंड्रफ हो रहा है, राइट. तो उस केस में एक्चुअल में ऐसा नहीं होता कि आपकी स्कैल्प जो है वो ड्राई है तो इसलिए आपको डैंड्रफ. आपकी स्कैल्प ऑयली है, एक्सट्रीमली ऑयली है, और वो डैंड्रफ को ज़्यादा प्रमोट कर रही है, और उसकी वजह से फ्लेक्स बन रहे हैं, और आप उन फ्लेक्स को ड्राइनेस के तौर पे मिस्टेक कर रहे हो, और आप ऑयल लगा रहे हो. और जब आप ऑयल लगा रहे हो तो जो फंगस है वो ऑयल फीडिंग फंगस है जो कि डैंड्रफ प्रोड्यूस करता है. वो टाइम बिंग आपके स्किल्स को बिठा दे, बट इट्स गोना फ्लरिश इट इवन मोर. तो यू आर नॉट अलाउड टू अप्लाई ऑयल्स ऑन द स्कैल्प इफ़ यू हैव सेबोरिक डर्मेटाइटिस, यानी अगर आपको सिकरी है तो आपने ऑयल्स नहीं लगाने हैं. अच्छा, ये सबसे ज़्यादा लोग यूजुअली यही काम करते हैं. बिगेस्ट मिस्टेक. आई एम सो ग्लैड यू पॉइंटेड इट आउट. करें क्या लगाएं? कुनास लगाएं. ओके. ठीक है. कुछ फिर एंटी फंगल क्रीम्स, ऑइंटमेंट्स, लोशंस आ जाते हैं, वो आप फिर आपको प्रिस्क्रिप्शन पे मिलेंगे डिपेंडिंग कि आपकी डिज़ीज़ की क्या स्टेज है. कुछ ओरल एंटी फंगल्स, टर्बिडर्म, टर्बिसिल करके, टर्बिनाफिन आ जाती हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं. वो फिर आपको आपका डॉक्टर ही देगा. दूसरी बात इंटरेस्टिंग ये कि एक दफ़ा अगर आपको फंगस हो गया है, इट्स गोना प्रॉबेबली स्टे विद यू फॉरएवर. ठीक है. ओके. जब आपको ह्यूमिडिटी होगी, आप किसी ट्रैवल कर रहे हो, आप स्ट्रेस में हो, आप स्ट्रेस्ड आउट हो, आपका फंगस फ्लेयर अप करेगा, आपको डैंड्रफ ज़्यादा होगी.
स्ट्रेस से तो मेरी वैसी जान छुड़वा दें और सबकी जान छुड़वा दें हर चीज़ पे एकदम से जाहिर है स्ट्रेस का तो Yes. वो हेयर हेल्थ और हेड पे तो बहुत ज़्यादा आई गेस अगेन तो वो फंगस फ्लेयर अप करेगा। अगे स्ट्रेस का मुझे याद करवाइएगा, एक मैंने और भी उस बारे में बात बतानी। तो वो, और अगर आप स्वेट कर रहे हो, आपकी हाइजीन ठीक नहीं है, आप प्रोडक्ट्स अपनी स्कैल्प टाइप के मुताबिक यूज़ नहीं कर रहे, कोई इस तरह हार्श या फ्रेगरेंसेस वाली यूज़ कर रहे हो, तो आपका फंगस फ्लेयर अप करेगा। ठीक है, तो यू ऑलवेज हैव टू बी थोड़ा सा कॉशियस। आपको हमेशा शायद सेलेनियम सल्फाइड जैसे सेल्सन ब्लू करके शैम्पू आता है, शायद आपको वो यूज़ करना पड़े, या कीटोकोनाजोल बीच बीच में कोनास जो है वो यूज़ करना पड़ सकता है, या फिर आपको बीच में जब आपको अटैक या फ्लेयर अप आया हुआ है तो बीच में आपको डॉक्टर के पास जाके दवाई लेनी पड़ सकती है। इट विल हैपन इफ़ यू से कि मैं सुबह उठूँ और मेरी डैंड्रफ ठीक हो जाए और मैंने तो 2 महीने दवाई खाई है वो तो ठीक हो जाएगा। नो, ऐसा नहीं होता। अच्छा मुझे ये बताइएगा, आपने एक तो खैर बताया था स्ट्रेस से रिलेटेड आपको कुछ याद करवाना था, और स्ट्रेस से क्या होता है? स्ट्रेस से बेसिकली आप जो मिलाजमा होता है, छाइयाँ, ठीक है, आपने मेल फीमेल दोनों में देखी होंगी। जब आप स्ट्रेस्ड आउट होते हो तो उन दिनों में आपको अपनी छाइयाँ ज़्यादा प्रोमिनेंट फील होती हैं। ओके, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। और ये क्यों? अगेन आप की जो बॉडी के फंक्शंस हैं और जो आपके हार्मोन्स हैं, और अगेन कॉर्टिसोल है, ठीक है, वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे होते, आपकी स्किन का साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, आपके ऑयल सीबम प्रोडक्शन डिस्टर्ब हो जाती है, आपकी पिगमेंट जो बॉडी प्रोड्यूस कर रही है या उसको जिस तरह से हैंडल कर रही है वो डिस्टॉर्टेड हो जाती हैं वो फंक्शन। तो आपको अपना मिलाजमा, जिनको पहले से छाइयाँ हैं उनका मिलाजमा ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है स्ट्रेस के दिनों में। और ये डार्क सर्कल्स पे भी इफेक्ट करता है? डार्क सर्कल्स बेसिकली जेनेटिक होते हैं। ओके ठीक है, 50%। ओके। देन नींद से वैसे इतना उनका कोई लेना देना है नहीं। ठीक है। अच्छा, लोग कहते हैं कि डार्क सर्कल्स जो है वो नींद पूरी ना होने से होता है, और ये ऐसा नहीं है आप कह रही हैं, और ये जेनेटिक ही है? जेनेटिक भी है, देन आपके पिगमेंटेशन भी है कि आपको आइज़ के, अक्सर लोगों को हे फीवर होता है, उनको एलर्जीज़ होती हैं, डस्ट एलर्जी होती है, या एसी में आते हैं तो छींकें आती हैं, इस तरह की आंखों में से पानी बहता रहता है, आंखों को रब बहुत ज़्यादा करते हैं, या आंखों को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं कंप्यूटर का, उन केसेस में उनको पिगमेंटेशन, डिस्कलरेशन जो है वो ज़्यादा हो सकती है उन लोगों में। देन जेनेटिक एक मेजर रोल प्ले करता है। देन आपका समटाइम ये होता है कि स्किन आपकी बहुत थिन होती है, तो अंदर से जो वेसल्स हैं ब्लू या ग्रीन वो आपको नज़र आ रही होती हैं, एंड यू आर मिसटेकिंग देम एज अ डार्क सर्कल, बट इट्स नॉट अ डार्क सर्कल। ओके, और ये जो क्यूकम्बर रखा होता है और ये बड़ा, इसकी कोई क्योर भी कर सकते हैं लोग? वैसे ऐसा है भी कोई? एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मेल्स में होती है कि जैसे आपने भी अपना देखा होगा, बोन जो है, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, ठीक है, बोन जो है वो आगे की तरफ थोड़ी सी प्रोजेक्टेड होती है, ठीक है, जिसकी वजह से जैसे हमारी जो ऊपर लाइट लगी हुई है वो इट्स मेकिंग यू लुक लाइक कि या किसी को भी कि उनको डार्क सर्कल्स हैं, क्योंकि लाइट इस तरह पड़ रही है और ऊपर से शेडो आता है क्योंकि बोन आगे की तरफ है, तो दैट इज़ अ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। लेकिन जब आप स्किन को इस तरह पिंच करके देखते हैं या प्रॉपर लाइट में देखते हैं तो वहाँ पे नहीं होते, लेकिन पर्सन को लगता है कि मुझे तो डार्क सर्कल है एंड दे आर टेकिंग मेडिसिन और ट्रीटमेंट्स और वट एवर। तो आइडेंटिफाई करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट्स होते हैं। अगर पिगमेंटेशन है तो आप कुछ एंटी पिगमेंटेशन वाले इंग्रेडिएंट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सन ब्लॉक लगाओगे, राइट, मॉइस्चराइज करोगे, नाइसिनामाइड, अल्फा ब्यूटीन, कुछ इस तरह कोजिक एसिड कुछ लगा लोगे, आपकी पिगमेंटेशन कम हो जाएगी। दैन ट्रीटमेंट्स में आपके पीको लेज़र है, आपके PDRN है, मीज़ोथेरेपीज़ हैं, PRFs हैं, दे आर रियली नाइस फॉर द पिगमेंटेशन वाले डार्क सर्कल। देन अगर आपको स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, आँख अंदर की तरफ धसी हुई है, यू हैव टू गो फॉर द फिलर, उसका कोई और नहीं है हल, ठीक है। देन अगर आपको साइनोसाइटिस, एलर्जीज, वाटरिंग की वजह से है तो उसको पहले ट्रीट करिए, जब तक वो नहीं होगा आपके डार्क सर्कल नहीं डॉक्टर ठीक कर सकते। तो आइडेंटिफाई करके उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अच्छा, जो ऑयल्स हैं, ऑयल्स आर सर पे लगाने वाले, हाँ, आर दे गुड फॉर हेयर? यस, सम ऑफ देम आर। कौन से वाले ऑयल्स यूज़ करने चाहिए? सबसे बुरा कौन सा होगा आपके ख्याल से? रोजमेरी ऑयल सबसे अच्छा है वो। अच्छा, मैंने वैसे उसकी हाइप सुनी थी, मुझे लगा जिसकी सबसे ज़्यादा हाइप होती है सबसे बुरा। जो नहीं जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो ख़राब है सबसे ज़्यादा, मस्टर्ड ऑयल।
Yes. ओके अच्छा उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्चेस हैं, स्टडीज़ हैं कि वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है स्कैल्प को इरिटेट करने में, इन्फेक्शंस करने में, अच्छा। कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस करने में, एंड इट इज़ एक्चुअली नॉट दैट गुड फॉर हेयर ग्रोथ या कुछ भी इस तरह। वो बालों को लंबा नहीं कर सकता, ना बालों को घना कर सकता, कुछ भी नहीं कर तो सकता। कौन सा ऑयल अच्छा है टू यूज़? ऑयल्स में अगर आपने Oils में, देखना yes. है तो देन रोजमेरी इज़ गुड। एंड व्हाट डज इट डू? इट डज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स। Okay. वो आपकी ग्रोथ जो साइकिल, एज आई टोल्ड यू, ग्रोथ का साइकिल होता है, बालों के फेजेस होते हैं, ठीक है। तो वो आपकी ग्रोथ फेज़ को बड़े अच्छे से उसमें एक अच्छा पोटेंशियल डाल देता है कि बाल अच्छे से उगे, ठीक है। उस फेज़ में उसको अच्छी न्यूट्रिशन कह लो मिले तो वो उगेगा अच्छे से। देन आपकी स्कैल्प में अगर इन्फ्लेमेशन चल रहा है तो वो उसको कम करेगा। आपकी स्कैल्प की सर्कुलेशन यानी खून का बहाव बढ़ा देता है। Okay. तो वो काफ़ी सारे मैकेनिज़्म से स्लोली वर्क कर रहा होता है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि इसको ओवर हाइप किया गया है, ये भी एक पॉइंट है। उतना इफ़ेक्टिव नहीं है कि किसी बंदे के बाल गिर गए हैं या गिर रहे हैं बड़े ज़्यादा किसी रीज़न की वजह से तो वो रोज़मेरी ऑयल लगा के उसको रिवर्स कर लेंगे। नो, इफ़ दे वांट टू गो फॉर सम ऑयल तो इट कैन बी रोज़मेरी। लेकिन अगर बाल गिर रहे हैं और एक्टिव इशू है एंड यू आर कंसर्न्ड अबाउट इट, गो टू अ डॉक्टर, गेट द डायग्नोसिस डन, क्योंकि हर हेयर फॉल डिफरेंट है। आप उसको रोज़मेरी या किसी भी ऑयल या किसी भी स्प्रे शैम्पू से घर बैठ के ट्रीट नहीं कर सकते अनलेस कि उसकी कॉज आइडेंटिफाई नहीं हुई राइट। और ऑयल यूज़ कब करना चाहिए? मतलब इन द मॉर्निंग, रात को सोते वक्त? कहते हैं रात को सोते वक्त तेल नहीं लगाना चाहिए। ओवरनाइट नहीं छोड़ना चाहिए। वो ऑब्वियसली तकिए वकिए पे लगेगा, आपको फेस पे भी लगेगा, आपको ख़राबी भी होगी। और दूसरा ये कि बहुत लंबे अरसे, आप जैसे पानी है, पौधे को ज़्यादा पानी डाल दो, उसने कौन सा ज़्यादा अब्जॉर्ब करके अगले दिन बड़ा हो जाना है, ख़राब हो जाएगा। राइट। तो सेम वे में उसमें भी आप ज़्यादा नहीं कर सकते, आप जो है वो कंसिस्टेंटली चलो कर लो। अगर आपको ऑयल की क्वांटिटी मतलब नॉर्मल सी बस स्कैल्प को रखना होता है या आप बालों पे लगाएं? शार्प जो रोज़मेरी है चलें वो आप स्कैल्प पे लगा लें क्योंकि वो स्कैल्प पे वर्क करता है, ठीक है। देन कोकोनट ऑयल इज़ अ वेरी गुड ऑयल, ठीक है। सेकंड में वो बालों पे जब आप लगाते हैं तो वो एक्चुअली शाफ्ट्स में पेनिट्रेट करता है, अच्छा, ठीक है। और वो बड़े अच्छे से पेनिट्रेट करके उनको हाइड्रेशन और मॉइस्चराइजेशन देता है। टू सम एक्सटेंट बालों की हेल्थ को अच्छा कर सकता है कोकोनट ऑयल। तो वी कैन गिव इट लाइक गुड 3 out of 5 stars. और ये जो कोल्ड प्रेस ऑयल होता है कोकोनट का और एक होता है वो जो बर्निंग मेथड के थ्रू होता है, इन दोनों में ज़्यादा बेनिफिशियल कौन सा है? कोल्ड प्रेस इज़ फाइन। अच्छा, इट्स बेटर क्योंकि उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो इस तरह से इन्हांस हो जाते हैं, दे कैन एक्चुअली जो उसका थोड़ा बहुत पोटेंशियल है उसको थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। बट अगेन आप ऑयल पे डिपेंडेंट ना रहो अपनी प्रॉब्लम के सल्यूशन के लिए। इफ़ यू आर यूजिंग इट एज अ ऑयल, एज अ गुड चम्पी, एज अ गुड आपके बालों पे लग रहा है, यू वांट टू वॉश इट, आपको अच्छा फील हो रहा है, फील गुड फैक्टर भी तो एक है ना कि सर में दर्द चलो कम हो गया, वो भी तो एक अच्छी चीज़ है। तो डू टेक इट फ्रॉम दैट। ऐसे अगर आप उसको एज अ ट्रीटमेंट मान के चलने लग जाओ तो वो फिर आपने नहीं काम खराब हो जाएगा। राइट। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो फेस वॉशेस हैं, यस, उसमें ये हेलोरॉनिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, एंटी एजिंग, स्पॉट क्लियर, इतना जब जाओ ना किसी स्टोर के ऊपर तो बंदा कहता है भाई मेरी एक ही स्किन है, क्या क्या लगाऊं और क्या ना लगाऊं। तो हाउ टू आइडेंटिफाई कि यार व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर मी, या सबके लिए कौन सा ऐसा फेस वॉश है जो सही? आपकी क्वेश्चन में ही आपका आंसर है। ओके। कि आपकी एक ही स्किन है, ठीक है, और आपने सिर्फ अपनी स्किन के बारे में सोचना है, ठीक है। आपने बाकी सबकी स्किन के बारे में नहीं सोचना ना। तो आपको जो इशू है, आपकी ऑयली स्किन है, फॉर एग्जांपल एक्नी हुई है, आप सैलिसिलिक एसिड, रेटिनॉल, एजिलिक एसिड आप यूज़ करो, यू आर फाइन, ठीक है। बहुत ज़्यादा है, आप सिर्फ सैलिसिलिक एसिड वाला फेस वॉश ले लो, ठीक है, या बेंजोइल पेरोक्साइड वाला फेस वॉश या साबुन यूज़ कर लो, दैट्स अबाउट इट। अगर आप इतना ही सनस्क्रीन लगा लो, बस इतना कर लो। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप थोड़ा सा जेंटल क्लेंजर्स के नाम से आ जाते हैं पाकिस्तान में, डरमैक्सिल है, फिजियोजेल के कुछ आते हैं, सेटाफिल के, सेरावे के, जेंटल आते हैं, उनमें कोई एक्टिव्स नहीं होते, वो यूज़ करिए, मॉइस्चराइज़र लगाइए, सनब्लॉक लगाइए, दैट्स अबाउट इट, क्योंकि आपकी ड्राई स्किन है। तो आपने सिर्फ अपने बारे में सोचना है, अपनी चीज़। ये नहीं कि मार्केट में इतने सारे इंग्रेडिएंट है तो मैंने भी सारे लगा लेने हैं, वो सारे सब के लिए बने हैं ना, क्योंकि बाकी लोगों को तो प्रॉब्लम्स है ना। तो बेसिकली सैलिसिलिक एसिड जो आप बता रही हैं कि वो वैसे सेफ है जनरली? नहीं, इट्स गुड फॉर ऑयली एक्नी प्रोन स्किन, जैसे टीनेज एक्नी होती है ना, ठीक है,
उसमें बड़े अच्छे से सैलिसिलिक एसिड जो क्लेंजर और नॉर्मल में स्किन टाइप्स बोलता जाता हूँ, आपने बताना विच इज फेस वॉश इज गुड। सो फॉर बैलेंस स्किन क्या होना चाहिए, कौन सा फेस वॉश? उनके फिर वेरी करेंगे उनकी स्किन की कंडीशन के अकॉर्डिंग। अगर तो ठीक चल रही है तो दे कैन ट्राई एक्टिव्स एज वेल, क्योंकि फिर अब उनका ध्यान स्किन टाइप से हट के अब अदर चीज़ों पे है, जैसे मार्क्स या निशान है तो फिर वो उसके लिए एक्टिव ट्राई कर सकते हैं। हफ्ते में 2-3 दफ़ा कोई एक्टिव वाला फेस वॉश यूज़ कर लें जिसमें ग्लूटाथायोन या कोजिक एसिड है या मेंडालिक एसिड है, तो उनके फिर वो चीज़ें बैलेंस होती रहेंगी। और सुबह के टाइम को जेंटल क्लेंसर यूज़ फॉर कॉम्बिनेशन अगेन, क्योंकि वो सीज़न वाइज वेरी करती है, तो गर्मियों में ऑयली हो जाती है, सर्दियों में ड्राई हो जाती है। तो जब उनकी ऑयली हुई है तो उस टाइम पे वो सैलिसिलिक एसिड या मेंडलिक एसिड वाले फेस वॉशेस यूज़ कर सकते हैं। और सर्दियों में क्योंकि ड्राई और फ्लेकी उसकी तरफ जा रही है तो दैन दे कैन यूज़ सम जेंटल क्लेंसर्स जिसमें एक्टिव्स नहीं है। राइट। और फॉर ड्राई स्किन अगेन जेंटल, जिनमें कोई एक्टिव्स ना हो, हाइड्रेटिंग आ जाते हैं जिनमें हाइलुरोनिक एसिड होते हैं या एक्टिवली हाइड्रेटिंग ग्लिसरीन वगैरह जैसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि स्किन को हाइड्रेट करते हैं और ओवरली मॉइस्चर को स्ट्रिप ऑफ नहीं करते क्योंकि पहले से ही ड्राई है स्किन। और फॉर सेंसिटिव स्किन हाइपो एलर्जेनिक बेसिकली रेंजेस आती हैं प्रोडक्ट्स के अंदर। पाकिस्तान में फिजियोजेल की आती हैं, अदरवाइज सेटाफिल है, सेरावे ने भी कुछ रेंजेस निकाली हुई हैं जो कि उनके ऊपर लिखा होता है। काफ़ी महंगा है, वो महंगा है, उससे थोड़ा सा नीचे अगर आप फिजियोजेल यूज़ कर लें। ओके अच्छा। और ये सीरम्स ये कब यूज़ करने चाहिए? ये सीरम्स में विटामिन सी है, रेटिनॉल है और पता नहीं काफ़ी हद तक, हाउ टू यूज़ देम एंड आर दे इफेक्टिव? यस, सीरम इज़ जस्ट अनदर फार्मूला, ठीक है। जैसे लोशन होता है, क्रीम होती है, ऑइंटमेंट होती है, ऐसे वाटरी टेक्सचर वाली चीज़ को हम सीरम बोलेंगे, ठीक है। और सीरम के अंदर क्या चीज़ डाली हुई है दैट इज़ बेसिकली गोना डिसाइड कि वो आपकी स्किन पे क्या इफ़ेक्ट देता है। तो अगर तो आपको कोई इशू नहीं है और आप यूज़ नहीं करना चाह रहे तो आपके ऊपर कोई किसी ने पाबंदी नहीं लगाई हुई कि आप सीरम यूज़ करें, ठीक है। आप सिंपल फेस वॉश कीजिए, मॉइस्चराइज़र लगाइए, सनब्लॉक लगाइए, यू आर फाइन, यू आर गुड टू गो। आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपकी चाहे जैसी जो भी आपको मसला है, अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते आप नहीं कीजिए। बट अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो फिर उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप एंटी एजिंग चाहते हो आप रेटिनॉल्स यूज़ कर लें। अगर आप थोड़ा सा रेडनेस और स्किन पे ऑयल प्रोडक्शन को कंट्रोल करना चाह रहे हो आप नाइसिनामाइड सीरम्स यूज़ कर लीजिए। विटामिन सी बेसिकली एक ओवर हाइप्ड है, मैं इतना नहीं रिकमेंड करती अपनी प्रैक्टिस में, बिकॉज उसका मेनली प्रोटेक्टिव रोल है, वो रिवर्स नहीं कर सकता कि ऐसे है ना कि विटामिन सी लगा के मैं कोई बड़ा गोरा चिट्टा या गोरी चिट्टी हो जाऊँगी, इट डजंट हैपन। वो आपको प्रिवेंट कर देगा, एंटीऑक्सीडेटिव है, ठीक है। हाइलुरोनिक एसिड हाइड्रेशन के लिए। ओके। और एक रूटीन, डेली रूटीन फ्रॉम डे टू नाइट, आपके लिए हेल्दी स्किन रूटीन क्या है? जनरल आप कोई भी एक स्किन टाइप ले लेते हैं, हम कॉम्बिनेशन ही ले लेते हैं, ठीक है। सुबह से लेके रात तक ऐसा क्या स्किन केयर रूटीन फॉलो करना चाहिए कि आपको लगे कि यार गुड सीन है? पहले तो ये कि सुबह से लेकर रात तक आपने करना नहीं है, डोंट टेक इट एज अ बर्डन। ऐसे पता नहीं क्या हो गया। सुबह में 10 मिनट निकालने हैं, रात में 10 मिनट निकालने, ठीक है, दैट्स इट। सुबह में आप कोई जेंटल क्लेंजर यूज़ कर लीजिए, ठीक है। फिजियोजेल डर्मैक्सिल यूज़ कर सकते हैं क्योंकि सुबह के टाइम सन एक्सपोजर ज़्यादा होने वाला है प्रॉबेबली, तो आप कोई एक्टिव वाली चीज़ें कम ही यूज़ करो, ठीक है। आपने कर लिया यूज़, उसके बाद आप सीरम नहीं लगाएंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल मिनिमम वैसे मैं बता रही हूँ। देन आप मॉइस्चराइज़र पे शिफ्ट हो जाइए, मॉइस्चराइज़र लगाइए अच्छे से, पी साइज अमाउंट, सन प्रोटेक्शन कीजिए, ठीक है, दैट्स अबाउट इट। सन ब्लॉक सुबह लगा लिया 8 बजे, एक दफ़ा 2-3 बजे रिपीट कर लीजिए, शाम को कर लेते हैं, बड़ी अच्छी बात है, चलो एटलीस्ट दोपहर में कर लो, इतना गुड है, आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। रात में अगेन आप फेस वॉश करिए, करना है सिंपल सुबह वाले फेस वॉश से ही कर सकते हो। अगर थोड़ा सा आप कुछ करना चाहते हो तो आप कोई एक्टिव यूज़ कर सकते हो जो कि स्किन को थोड़ा सा एक्सफोलिएट कर दे या थोड़ा सा स्किन को बेहतर बना दे, में भी मेंडलिक एसिड, में भी कोजिक एसिड, में भी ग्लूटाथायोन वाला, में भी सैलिसिलिक एसिड, व्हाटएवर, तो वो आप यूज़ कर लें। अगेन मॉइस्चराइज़र लगाएं, सो जाएं, बस 3 चीज़ें, फेस वॉश, मॉइस्चराइज़र, सनब्लॉक, दैट्स अबाउट इट, राइट। और आपका 80 to 90% आई थिंक एंड यू आर गुड, अनलेस यू डजंट हैव कोई, अनलेस कि अब आप अगर अब आप करना चाहते हो फिर तो बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट। तो हम एक सेक्शन है थोड़ा सा मतलब आपने बस स्पॉन्टेनियस से आंसर्स करने, ठीक है, व्हिच आई एम वेरी बैड एट, लेट्स ट्राई। अगर कुछ ऊपर नीचे बोल दिया हम कट कर देंगे, ठीक है। सो वन स्किन मिथ यू विश पीपल वुड स्टॉप बिलीविंग? सनस्क्रीन इज नॉट इम्पॉर्टेंट।
Botox or fillers, which is more overhyped? गुड वे बैड वे? Both. Hype तो है ना, ठीक है. बोटॉक्स. Botox. Worst skincare trend you have seen on social media? अप्लाइंग घर के कुछ भी नुस्खे, एनीथिंग यू फाइंड इन द किचन एंड यू स्टार्ट अप्लाइंग इट ऑन द फेस. कोई नुस्खा याद आता है आपको? पता नहीं. लेमन एंड बेकिंग सोडा. Oh God. Your guilty pleasure skincare product? I invest in very expensive moisturizers sometimes. If you could ban one skincare product forever, what would it be? Taking इस तरह वाले supplements and ठीक है. then thinking कि they are gonna reverse my age. Maybe it's collagen, maybe it's biotin, whatever. They should not be banned, but they should be used cautiously and correctly. Right. Hair oiling, yes or no? Yes. What's worse for skin? Sleeping with makeup on or no sunscreen forever? No sunscreen forever because Okay. it actually makes you more prone to skin cancer as well. One celebrity जिसकी ज़रा स्किन आपको बहुत अच्छी लगती हो, you feel like शायद लाइव ना देखी हो, चलें कैमरा में ही सही. तमन्ना भाटिया. और ग्लूटाथायोन इंजेक्शन, thumbs up or thumbs down? Thumbs up if used correctly under licensed doctor. अगर incorrectly use कर रहे हो then thumbs down. Thumbs down काफ़ी नीचे तक thumbs down, वरना वो it can lead to other Thumbs potential. down, yes. Okay, lovely. Derma roller, ये बड़े पॉपुलर होते हैं, at home people use it. तो good idea or bad idea? Very bad idea. अगर आपको करना नहीं आता I don't recommend it. वैसे करना अगर आता भी है तब भी ये तो does तब it भी is it fine? it's a bad idea. मतलब unless or until कि you are some medical professional और आपको थोड़ा थोड़ा idea है sterilization का, even then it's not worth it. Best age to use anti-aging products? 25. Biggest skincare red flag in salons? जो हाइड्रा फेशियल के नाम पे स्कैम हो रहा है. Hydra facial, You can't do hydra facial in the salon by some salon girl. ये please say it out loud, please. You cannot do hydra facial at salon. It's not something to play with. It's a medical treatment. It's called a facial. It does not mean कि कोई भी अरा गरा उठ के उसको कर सकता है. Mic drop. Yes. Right. Okay, so अब one word answer है, yes no में, ठीक है. Okay. Sheet mask worthy, yes or no? Yes. Acne scars treatable हैं या 80 to 90% reversible. sugar bad और Moderation मिले. coffee okay और ये और नहीं? Coffee is good. Black coffee is good. दूध चीनी या शक्कर डाल के नहीं. जो उतना आप अभी ले रही हैं. नहीं. जो मैंने अभी सेकंड लिया. ठीक है. Green tea useful, yes no? Good. It has some good ingredients. It's good. Serums every day? Hydrating लगा लो. Hyaluronic acid लगा लो at least. Right. और collagen hype? Very bad actually. Very bad. गलत तरीके से मार्केटिंग हो रही है उसकी. Biotin works? You said no? It does. Again अगर डॉक्टर ने आपको दिया है तो उनको डेफिनेटली, अगर नहीं तो फिर नहीं करना, खुद से लेके नहीं करना. Retinol? Very good. Okay. 10 out of 10. Right. Chemical peel safe? Yes, safe, correctly done for the correct reason. Very safe. Okay. Hair transplant painful? नहीं, not at all. आप सुन होते हो. Okay. Sleep important for skin? Very important. अच्छा, this or that section है ये. Okay. ठीक है. Botox और fillers? Botox. Botox. Laser और chemical peel? Laser. 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 Okay. Serum और moisturizer? Moisturizer. Vitamin C और niacinamide? Niacinamide. Coffee और green tea? Black coffee, नहीं तो फिर green tea. और hair oil और hair serum? Hair serum, if you can. Hair And serum. if you can recommend one serum for hair? ये हमने discuss नहीं किया. Minoxidil, it's FDA approved. Okay. Perfect. नहीं तो Works for every skin type? almost works for everybody. परफेक्ट. ये वाला सेक्शन तो हमारा हो गया क्लोज. एंड आई थिंक मुझे लग रहा है कि मुझे स्किन के बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन आ गई. आपको आ गई. अब मैं ज्ञान लोगों को दिया करूंगा, ठीक है. और वो भी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है कि जाहिर है प्रोफेशनल डॉक्टर ने दिया. Thank you. मजाक कर रहा हूँ, ज्ञान के लिहाज से कौन सुनता है हमें. नहीं दे अच्छा, आप ये प्लीज़ ठंडी हो रही है, आप इसे पिएं और साथ साथ हम लोग एक हमें छोटी आके सी दे जाते हैं. हाँ, ये भी ठीक है. वैसे आपको भी टिप्स तो मिलती होंगी. मुझे बहुत मतलब ऐसे बेहतरीन. कैसे आपके मुंह पे मोल्स हैं, आपने रिमूव क्यों नहीं किए?
अच्छा राइट। अच्छा कमाल है। तो बोल से भी आप वो जो बात कर रहे हैं ना कि पीपल हु चूज एंड एक्सेप्ट देमसेल्व्स एंड एवरीथिंग, आई हैव एक्सेप्टेड माई सेल्फ, हाँ। राइट। दीज आर जेनेटिक्स, ठीक है। हाँ। पहले तो मेरे पेरेंट्स से मुझे गिफ्ट मिला है एंड आई अडोर देम, आई लव देम, आई थिंक दे मेक मी वेरी ब्यूटिफुल। जनरली व्हाट डू यू फील कि सारे, आप तो रोज़ जेनजीस से भी मिलती होंगी, मिलीनियल्स भी होंगे, जेन एक्स भी होंगे, यू हैव सीन एवरी जनरेशन, ठीक है, कमिंग डायरेक्टली टू यू, और आप उनसे बातचीत भी होती होगी। ये सब एक्सपेक्टेशंस जो लोगों की डेवलप हुई हैं, स्किन केयर रिलेटेड, प्रोडक्ट्स रिलेटेड, खूबसूरत से खूबसूरत दिखना, ठीक है, और ग्लैमर, शशका, पैसा, मटीरियलिज्म, डू यू हैव एनी पर्सनल कमेंट कि यार ये सोसाइटी, एज अ सोसाइटी हम कितने सुपरफिशियल या परसोना, मतलब मास्क क्रिएट होता जा रहा है, एंड वी आर नॉट मीटिंग एवरीबडी इंटरनली, दिल की बात नहीं कर पा रहे एक दूसरे से, सब बस एक दूसरे को बस एक शक्ल ढांचा उस तरह से ही देख रहे हैं। अच्छा, इसमें अब ये है कि आप शक्ल देख सकते हो ना इंसान की जब आप पहली दफ़ा किसी से मिल रहे हैं, ठीक है। आप उसकी पर्सनैलिटी नहीं देख सकते, बिकॉज दैट इज़ समथिंग दे कैन पिक इट, ठीक है, शुरू में। तो शुरू में अगर कोई इंसान आपको आपकी शक्ल देख के या आपकी अपीयरेंस देख के या आपके में भी हाव भाव, लग्जरी, पैसा देख के अगर अट्रैक्ट हो रहा है, तो हम उसको ब्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स ह्यूमन नेचर, ठीक है, टू फाइंड लग्जूरियस थिंग्स गुड एंड प्लीजिंग, ठीक है। लेकिन अगर किसी का यही है कि मुझे बस यही चाहिए, तो वो एक परसेप्शन रॉन्ग है मेरे ख्याल में, ठीक है। लेकिन हम उसमें ये भी नहीं कह सकते कि देखिए ना, अगर मतलब मैं हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, और इफ़ आई वांट समबडी, तो मैं चाहूँगी ना कि वो इंसान सक्सेसफुल हो अपनी लाइफ में, ठीक है, क्योंकि अगर वो सक्सेसफुल हैं एंड आई हैव टू लिव विद देम, तो मैं उनको देख के खुश रहूँगी, वो मुझे देख के खुश रहेंगे। इट्स नॉट कि मुझे उसके पैसे में से कुछ चाहिए या मुझे उससे कुछ चाहिए ही तो इसलिए। लेकिन if they are good looking and they earn well and they are doing well in their life, that is also making me happier and making my life easier as well, right? तो why should I not want it? और अगर आप अपने आप को, and I'm not talking about those women or guys के जो सिर्फ चाहते हैं कि they are not doing anything, they don't have any substance, any character, and then they want कि मेरी तो शादी जी मिलियनर्स होनी चाहिए, लंबरगिनी चलाता होना चाहिए, that is very common. This is a मतलब बहुत ही अजीब सी डिमांड है ना। आप फिर खुद कर लो अगर आपको इतना Honestly, है तो। ऐसा होता है, I'm not being gender biased, but हमारे पास जब आते हैं ना, खुद बेशक दे वांट 3 मरला हाउस, 5 मरला हाउस, 10 मरला हाउस, बट दे द लीस्ट दे वांट इज़ 1 कनाल का हाउस। जब मैं रुखसती होने के बाद मैं जहाँ जाऊँ, एटलीस्ट मुझे इतना तो घर मिले, तो विच इज़ अनफेयर, आई थिंक। ठीक है, आप अपने उस मुताबिक देखो, या फिर आपके पास कॉम्पनसेशन हो टू गिव, या तो बेटर एजुकेशन, वेरी ब्यूटीफुल। हाँ, मतलब कि कुछ तो आप मतलब कुछ तो आप ब्रिंगिंग समथिंग टू द टेबल ना। अब आपको कोई क्यों रखेगा ऐसे, मतलब घर में आपने भैंस तो नहीं ला के बांध लेनी ना जिन्हों तूड़ी पाई जाओ, वो तो नहीं कर सकते ना आप कि आप में अगर एजुकेशन नहीं है, आप में कैरेक्टर भी नहीं है, आप में पैसा भी नहीं है, आप में खूबसूरती भी नहीं है, आप में अक्ल भी नहीं है, तो फिर मैं भी हूँ फॉर एग्जांपल, तो मैं भी किसी ऐसे इंसान को क्यों रखूँगी अपने साथ? नहीं रखेगा ना, कोई भी इंसान नहीं रखेगा। इट्स बेसिक ह्यूमन कॉमन सेंस, वो समझ में नहीं आती। हाँ, लेकिन बस वही बात है, एंड पे एट द एंड ऑफ द डे प्रायोरिटाइज तो सब लोग, वही बात है। फर्स्ट टेक ये होता है कि चले हमारे कंपार्टमेंट में आ रहा है कि नहीं, गाड़ी, घर, लुक्स, एजुकेशन, प्रोफेशन। अब हर कोई इतना सिग्मा मेल, अल्फा मेल सारे होंगे, तो फिर और जो होगा वो फिर आपको नहीं, उसकी गेम बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, वो फिर आपको क्यों चाहेगा? हाँ, उसकी ये भी तो आप देखिए ना, नंबर बहुत ज़्यादा होगा, राइट। तो मतलब अगर किसी ने इतना कुछ अचीव किया है अपनी लाइफ में, तो दे मस्ट हैव डन समथिंग और थिंग्स करेक्टली ना, तो फिर वो अपना भी इक्वल चाहेगा, और उसमें कोई बुरी बात नहीं है कि अगर दूसरा एक बंदे, मतलब दे हैव प्रूव्ड देमसेल्व्स इनफ कि दे कैन एक्चुअली नाउ डिमांड, ठीक है। इफ़ यू हैव नॉट प्रूव्ड योर सेल्फ ना, और आप अनरीजनेबल डिमांड्स करें, तब आप पे गुस्सा आता है। वेरी ब्यूटीफुली सेड, यस। अगर आपने अपने आप को अनफ टाइम्स प्रूव कर दिया है, और आपने प्रूव कर दिया है कि मुझे किसी के पैसे की, सपोर्ट की, लुक्स की, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इफ़ आई एम एक्सेप्टिंग देम इन माई लाइफ, दैट्स अ गुड थिंग फॉर देम ऑल्सो, राइट, ठीक है। तो फिर आपको कोई आपको उंगली उठा के नहीं कहेगा कि आप ये क्यों मांग रहे हैं या मांग रही हैं। अगर आप आउट ऑफ दिस प्लेस ऑफ नेगेटिविटी और बस कि मुझे मिल जाए, इस प्लेस से आप मांग रहे हैं, तो आपको कोई भी नहीं एक्सेप्ट करेगा, राइट, आपकी लाइफ भी नहीं ठीक हो एनी मैसेज यू हैव फॉर देम?
people who have only looking at materialistically एक दूसरे को देखी जा रहे हैं and they have nothing to offer and they are gaining something. मतलब शायद इवन लड़के के लिहाज से भी देखो तो that is also a bad trait कि आप लड़की का ना कैरेक्टर देख रहे हो, ना पर्सनालिटी देख रहे हो, ना उसका खूबसूरत सिर्फ देख रहे हो, तो that is equally disturbing कि अगर लड़की आप में सिर्फ पैसा देख रही है. And if your biggest potential is कि देखो मेरे पास कितनी गाड़ियाँ, घर है, तो इट मींस and that also usually generational wealth. Yeah, true. हाँ, पापा के पैसे वाले ही ऐसी जनरली बातें करते हैं. तो any message you have for them? Have some common sense. True. Common sense is not so common, definitely. Yeah. Thank you Be so much. reasonable. Be reasonable, Yeah. definitely. So thank you, Dr. Zach. Thank it was you so such an much. informative podcast, Thank and you I so really much. enjoyed it. And it's Me I'm too. going to take care of my skin, and I'm going to take some personal advices off the camera. Okay, done.